अस्सलाम वालेकुम सीरिया चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। कभी नहीं भूलें, ज़िंदगी में हर किसी की लाइफ में अपनी तरह की स्ट्रगल्स होती हैं और हमें नहीं पता होता कोई कितना परेशान है, कितनी चीज़ें हैं उसकी लाइफ में जिनके बारे में वो स्ट्रगल कर रहा है। तो कभी भी किसी की बात बुरी भी लग जाए आपको तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को सिचुएशन से दूर रखें, थोड़ा सा काम डाउन करें, फ़ौरन रिएक्ट मत करें और फिर जाके सिचुएशन से डील करने की कोशिश करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए बात करते हुए सबसे पहले फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की, तो आज के रोज़ में 45 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 31 डिग्रीज। अगर हम बात करते हैं यूवी इंडेक्स की तो 8 है। आपको पता है कि 7 से लेकर 11 तक अगर यूवी इंडेक्स होती है तो काफ़ी हाई है, जिसका मतलब है कि आपको सन डैमेज हो सकता है, आंखों को डैमेज कर सकती है, ये सनलाइट आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें, ग्लासेस लगाकर बाहर निकलें। अगर आप मोटर बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ठंडा कपड़ा जो है अपने सर पर लाजमी तौर पर रैप कर लें और कोशिश करें कि लाइट कलर के कपड़े पहने, ब्रीदेबल कपड़े पहने, मटेरियल इस तरह के इस्तेमाल करें, कॉटन मटेरियल का इस्तेमाल करें। जो भी मटेरियल आपको सूट करता है लेकिन लाइट मटेरियल्स का इस्तेमाल करें और लाइट कलर्स पहनने की कोशिश करें। इसी के साथ अगर अगले 10 दिन में बात करते हैं तो बारिश के कोई अमकान नहीं है एज ऑफ नाउ फैसलाबाद शहर में। और आई नो कि हम सब सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि पंजाब के बाकी शहरों में बारिश हो रही है और फैसलाबाद शहर में पता नहीं क्यों अभी तक बारिश नहीं हुई है। देखते हैं आगे चलते हुए। आई रियली होप कि हमें बारिश जो है यहाँ पर भी हो जाए ताकि मौसम की जो शिद्दत है वो थोड़ा सा कम हो जाए। इसी के साथ अगर विजिबिलिटी की बात करते हैं 4 किलोमीटर्स है। हल्की सी हेज की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। हवा इस वक्त बिल्कुल नहीं चल रही, बिल्कुल ड्राई मौसम है। एक ठंडे पानी की बोतल अपने साथ कैरी करें। दिन के थ्रू आउट पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आगे बढ़ते हुए हर दिन को हम शुरू करते हैं एक पॉजिटिव मैसेज के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, देखना, एक दूसरे से नफ़रत ना करना, एक दूसरे से हसद ना करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तबागज़ू, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना किया करो। वला तहासदू, देखना, एक दूसरे से हसद भी ना करना। वला तदाबरू, एक दूसरे से मुंह भी ना फेरना। वकूनु इबादल्लाहि इख्वान, अल्लाह के बंदो भाई बन के ज़िंदगी बसर करो। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वह अपने दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा क़ता ताल्लुक़ी करे। इसलिए आज का मेरा मैसेज और पैगाम ये है, एक दूसरे से महब्बत, एक दूसरे से महब्बत, ये वो बड़ी नेमत है, वो बड़ी नेमत है जो बड़ी सी बड़ी दुश्मनी को भी ख़त्म कर सकता है। अल्लाह हम सब को आपस में मिलजुल कर महब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और हमेशा कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी हो सकता है पॉजिटिविटी और चेंज को एम्ब्रेस करते रहें। एक चीज़ जो कि ज़िंदगी में कांस्टेंट है वो बदलाव है, चेंज है। एंड आई थिंक चेंज से ही हम सबसे ज़्यादा घबराते हैं, चेंज से हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है, नई चीज़ों से डर लगता है, नए एक्सपीरियंसेस से डर लगता है। बट कोई भी उम्र एक्चुअली में ज़्यादा लेट नहीं होती है। तो अगर आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं तो जिस भी उम्र पर इसको किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए, आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है फैसलाबाद शहर के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के हवाले से ज़रूर बात करें, पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के हवाले से हम ज़रूर बात करें। और कई दफ़ा हमारा टॉपिक थोड़ा वाइडर होता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हमारा फोकस फिर भी फैसलाबाद शहर के ऊपर रहे। और आज भी कुछ इस तरह से होगा। इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करते हैं तो इस वक्त हमारी
इकोनॉमी काफ़ी क्राइसिस में है, डिफरेंट तरह के इश्यूज हमारे सामने मौजूद हैं, जिसमें चाहे वो लोन पेमेंट्स के हवाले से हो, चाहे इस हवाले से हो कि हमारे ऊपर कितना कर्जा है, या फिर किस तरह से आवाम को अपनी डे टू डे चीज़ों के लिए, नेसेसिटीज़ के लिए भी इस पॉइंट पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि ओवरऑल चाहे वो हम आवाम की बात करते हैं, सैलरीज की बात करते हैं, हर जगह पर किसी भी तरह का रिलीफ मौजूद नहीं है, किसी भी तरह का रिलीफ आवाम को नहीं दिया गया। इवन दो इन्फ्लेशन रेट्स हर साल हमें बढ़ते हुए नजर आए, और इस साल अगर हम बात करते हैं ऑलरेडी साल के शुरू होने से अब तक पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से, गैस की प्राइसेस के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के हवाले से इतना इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से आवाम पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। और ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ में शामिल होती हैं, जो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें होती, चाहे वो हम कुकिंग का ऑयल के हवाले से बात करें, जो कि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़ी परेशानी की सूरत हाल है। आगे चलते हुए क्या होगा और आखिर क्या वजह बनी इस पॉइंट पर पहुंचने की? जब भी हम किसी क्राइसिस की बात करते हैं, प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से शुरू होता है। उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे मिस स्टेप्स उसको उस पॉइंट पर ले आते हैं जिस तरह से आज हम जहां पर स्टैंड करते हैं। क्या हम अपनी जो लोन की इकसात है उनको वापस कर पाएंगे? क्या हम जिस तरह से हमारी इकोनॉमी रन करनी चाहिए वो कर पाएंगे? इन्फ्लेशन रेट्स किस डायरेक्शन में जाएंगे? पेट्रोल प्राइसेस किस डायरेक्शन में जाएंगे? इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स इस डिस्कशन के लिए हमने आज दो बहुत ही खास मेहमानों को अपने साथ स्टूडियो में बुलाया है, जिनसे गुफ्तगू करेंगे, इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं जी हमारे मेहमान की तरफ। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। अब्दुर्रहमान, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। साथ ही साथ अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रिसर्च इकोनॉमिस्ट हैं और एनालिस्ट भी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं इतने प्रोमिनेंट शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट। जिस तरह से मैं बात करी थी अब्दुर्रहमान, आज हम इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आई एम नो एक्सपर्ट, और जहां पर हम सब अंदाजा लगाने की कोशिश करें आखिर क्या होगा, किस तरह से चीज़ें आगे चलेगी। और हम सब पर इवन शो शुरू होने से पहले यही डिस्कशन हमारा चल रहा था कि किस तरह से आवाम के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है डिफरेंट चेंजेस का, जो कि हमें चीज़ों में नजर आ रही हैं। सबसे पहले मेरा ख्याल है बजट के हवाले से बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच करने की कोशिश करेंगे, जिसमें ऑफकोर्स ओवरऑल इकोनॉमी होगी, हमारे लोन पेमेंट्स के हवाले से होगा, आखिर हम कितने कर्जे में मौजूद हैं और क्या इम्पैक्ट हो रहा है इन लोन्स का हमारी इकोनॉमी के ऊपर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन डिस्कशन को शुरू करते हुए बजट के बारे में बात कर लेते हैं। अब्दुर्रहमान, क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बजट से, और क्या आवाम के लिए कोई रिलीफ आपको नजर आ रहा है? थैंक यू फातिमा। देखिए, आवाम के लिए रिलीफ की जो बात है, अब तो वो समझ लें कि जो है वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी है वो इम्कान नहीं है, क्योंकि अभी मज़ीद महंगाई का इम्कान है, क्योंकि जो IMF की डिमांड है वो सबके सामने है कि वो चाह रहे हैं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें कम से कम वो हों जिनके ज़रिए जो हम परचेज़ कर रहे हैं और थोड़ा बहुत ऊपर प्रॉफिट भी हो, यानी कि वो 280 के करीब हों तो वो हुकूमत को फ़ायदा दे सकती हैं। देखिए, पाकिस्तान की ये तारीख रही है कि हमेशा जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनसे पैसा कमाया गया है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा रिलीफ देना, और फिर इस रिलीफ के चक्कर में जो है वो IMF के साथ आपका मुआहदा जो है वो ख़त्म होने के करीब चला गया। और फिर जो दोस्त ममालिक थे उन्होंने भी ये शर्तें रखी हुई थी कि जब तक IMF के साथ आपकी डील मौजूद है, हमारे जो डॉलर इधर पड़े हुए हैं, बारो किए हुए हैं, वो उधर मौजूद रहेंगे, अदरवाइज़ वो भी वापस ले लिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा मसला था जिसको निमटने के लिए समझ लें कि ये हुकूमत भी तब्दील हुई। पुरानी हुकूमत को पता चल गया तो उन्होंने रेट्स जो है वो मुंजमद कर दिए, अवाम को बज़ाहिर एक बड़ा फ़ायदा दिया गया, महंगाई को कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन जो नई हुकूमत है उसकी राह में जो है वो रुकावटें खड़ी की गई। लेकिन खैर, हर हुकूमत बदलते समय ऐसे ही करती है। जब 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उन्होंने भी यही किया था कि जो टैक्सेशन है वो बहुत कम कर दी थी, जो रेट्स है वो मुंजमद कर दिए थे, और एक तरह से वो भी जब हुकूमत तब्दील करके गई है तो नई हुकूमत के लिए बहुत बड़ी रुकावटें थी। खैर, ये तो एक सियासी जो है वो पैंतरा, हर हुकूमत बदलती है। लेकिन अभी क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो नई हुकूमत बनी है ये 1 साल के लिए बनी है, क्योंकि जब शुरू में ये था कि ये सिर्फ बजट दे के फारग हो जाएंगे और ये सितंबर अक्टूबर में इंतखाबात की जानब चाहेंगे, फिर तो ये बड़ा फ्रेंडली बजट होता पब्लिक के हिसाब से कि इसमें जो है वो टैक्सेशन कम होती है, रिलीफ ज़्यादा होते। लेकिन अब ये प्लान है कि ये अगला बजट भी देंगे जो कि फ्रेंडली हो सकता है, तो फिर इस बजट में नई टैक्सेशन की जाएगी, पुराने जो टैक्सेस है वो रिवाइज भी किए जाएंगे। फिर इस हिसाब से, क्योंकि हमारा जो हर बजट है वो खसारे का बजट होता है कि इसमें हमने पैसे बारो करने होते हैं, इसमें हमने अमदाद मुख्तलिफ लेनी होती है, फिर इसमें हमने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसे हैं वो भी मिलाने होते हैं। तो फिर इस तरह से करवा के हम
टोटली जो है वो 20 से 30 अरब डॉलर का जो खसारा है उसमें बजट बनाया जाता है, लेकिन इस बार जो है वो तवक्कुआत से ज़्यादा कोई 50 अरब डॉलर के करीब खसारा जो है वो एनुअल चला गया, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हुए, हुकूमत तब्दील हुई, इतना मामला बना, इतनी महंगाई हुई। तो इस बजट को मजमूई तौर पर समझने के लिए अगर हम ये मौजूदा हुकूमत के कुछ इकदाम देखें, जिसमें इन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो है वो कीमतें पूरी की, जिस तरह से इन्होंने इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाया और उन पर पाबंदी लगाई, तो ये कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा बजट खसारा जो है वो अगले बरस ना हो सके। इसके लिए पब्लिक पर टैक्स लगेगा, इसके लिए दोस्त ममालिक से मदद की अपील की जाएगी, इसके लिए जो है वो IMF की जो तमाम शराइत है वो पूरी की जाएंगी। महंगाई आएगी, देखिए जब इमरान खान गए हैं तो कोई 12% पर थी महंगाई की शरह, अभी जो है वो 16% पर पहुंचने वाली है, तो ये मज़ीद जो है वो बढ़ेगी। तो ये समझ लें कि ये कोई इतना अच्छा बजट पब्लिक के लिए जो है वो फ्रेंडली बजट नहीं होगा। एंड बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं और मिसकंसेप्शंस भी हैं इकोनॉमी को लेकर इस वक्त। इससे पहले कि हम किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर जाएं, चाहे वो बजट के हवाले से हो, महंगाई के हवाले से हो, ओवरऑल आपका क्या एनालिसिस है इस पॉइंट इन टाइम में पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखते हुए? एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि ये इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। हम सारा कुछ, हमारी जितनी इंडस्ट्रीज चल रही है ना, उसका 80% रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो असल प्रॉब्लम ये है कि हमारी जितनी भी गुज़श्ता गवर्नमेंट्स गई हैं, उन्होंने इसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की। पूरी दुनिया एक्सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट बढ़ा रही है, एक्सपोर्ट में बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें आपके आर्म्स एम्यूनेशन है, उसमें आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स बहुत बूम कर रही है पूरी दुनिया में। उसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्या करता है, ले दे के टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पूरे साल की जो एक्सपोर्ट होती है उसके बदले में 2 प्रोडक्ट्स हमारी इंपोर्ट होती हैं, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। वो सारा का सारा एक्सपोर्ट को नलीफाई कर देती हैं। उसके बाद जो कुछ इंपोर्ट होता है वो सारा का सारा हमारा ट्रेड डेफिसिट में जाता है। अब मेन इशू ये है। दूसरी बात ये अब्दुर्रहमान साहब ने अभी कही कि लग्जरी आइटम्स पे इन्होंने बैन किया, टैक्स किया। तो एक्चुअली इन्होंने पहले बैन जो किया था ना लग्जरी आइटम्स को, वो अमाउंट बनती थी पूरे साल की तकरीबन $1.2 बिलियन, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और हमारा बजट डेफिसिट और वो मल्टी बिलियन, वो 20, 30, 50, 60 ये इन राउंड्स में रहता है। और आप उसमें से क्या रिलीफ दे रहे हैं या बैन लगा रहे हैं जी $1.2 बिलियन। उसमें भी बाद में शहबाज शरीफ साहब ने 2-3 SROs निकाले और 3 से 4 मेजर प्रोडक्ट्स थी, उनका बैन खत्म किया, तो वो रह गया $800 मिलियन का बैन। तो उससे आप मुझे बताएं कि उससे आप कितना कवर कर लेंगे। तो ये एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, जैसे ये अब्दुर्रहमान साहब कह रहे हैं कि जी उस पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे रेट वगैरह ये बढ़ा के तो कर रहे हैं। एक्चुअली अभी ये बहुत डिबेट में है ये सवाल कि जी रशिया से क्यों नहीं लेते। ये पिछले दिनों में मुसद्दक मलिक साहब की वो सुन रहा था, देख रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी कि रशिया के साथ कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। तो बात यह है कि रशिया ने ओवरऑल, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उनके मुताबिक उनको ऑफर किया था, लेकिन एक्चुअली बाद में उन्होंने जनरली ऑफर कर दिया सारी दुनिया को, क्योंकि यूरोपीय यूनियन उस पर बैन लगा रही है। तो उन्होंने कहा जी हम $5 फी टन एक्सपोर्ट रिबेट और ड्यूटीज वो खत्म कर देंगे जो हमसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदेगा। तो वो तकरीबन $73 फी बैरल पे पेट्रोल पड़ना था, जो कि उस वक्त का इंटरनेशनल मार्केट में रेट $110-12 था। तकरीबन 35% डिस्काउंट बनता है। ये 30% कह रहे हैं सेफर साइड पे, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वो सारी, तो 30% नेट फिर भी आपको बच जाना था। दूसरा, इस पे कुछ लोगों ने जी इतराज उठाने शुरू किए पॉलिटिकल के, जी नहीं वो जी रशियन जो इंपोर्ट किया जाता है ना ऑयल, वो उसकी क्वालिटी ऐसी है कि हमारी यहाँ पे रिफाइनरीज उसको रिफाइन नहीं कर सकती। तो इस पे रिफाइनरीज एक्सपर्ट्स को पहले ही ऑन बोर्ड लिया गया था, जिन्होंने कहा था इसमें तो कोई इशू नहीं, पूरी दुनिया से हम जहां से मर्जी इंपोर्ट करें, हमारी रिफाइनरी है, हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हम उसमें माइनर सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये चीज है कि जब तक हम अपने पॉइंट से नहीं देखते, इंडिया ने सिर्फ 1% इंपोर्ट करते थे रशिया से पहले अपनी टोटल डिमांड का। इस बार उन्होंने ये 30% डिस्काउंट लेने के लिए 25% टोटल इंपोर्ट जो प्रोडक्ट की है पेट्रोलियम, वो 25% रशिया से लिया है।
पूरी दुनिया उस पर तनकीद कर रही है, लेकिन वो कहते हैं जी हमारे मुल्क के मफाद में आप करें। ये आप इंडिया की बात, ये इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। हम अगर करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते। बात सिर्फ वही है कि हम असल में एक आज़ाद मुल्क के तौर पे अभी तक उभर नहीं सके, ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये ट्रेड डेफिसिट, ये आपका बजट डेफिसिट कम अज कम, अब मैं अब्दुर्रहमान साहब से यही IMF की बात की थी इन्होंने, तो IMF से हमें कितना कर्जा मिलता है, 3 बिलियन से 5 बिलियन डॉलर मैक्सिमम। अब अगर आप सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 30% डिस्काउंट कर लें ना, तो हमारा तकरीबन 14 बिलियन डॉलर का बनता है, तो 4 बिलियन डॉलर हमारी सेविंग हो जाएगी 30% कॉस्ट, जो कि IMF के पैकेज के इक्वल बनती है। तो हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस बात यह है कि हमारे वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग प्लस हम एक आज़ाद मुल्क के तौर पे खड़े नहीं होते। हमने सोचा हुआ कि हमारे मफादात इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ अटैच। एंड आई थिंक ये पॉलिसीज के ऊपर आ जाता है कि हमारी पॉलिसीज कहाँ पर अलाय करती हैं और आखिर हम क्या चाहते हैं, अपनी आवाम की बेहतरी चाहते हैं या फिर डिफरेंट और चीज़ें। और एक्चुअली में दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। अब्दुर्रहमान, आई बिलीव आप अग्री करेंगे मेरे साथ कि पॉलिसीज़ के हवाले से हमेशा हम लोग वीक रहे हैं, हम लोग हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर पाए हैं एज ऑफ नाउ। अगर हम बात करते हैं जिस तरह से इन्होंने बात की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंसेस इन डेफिसिट के हवाले से, करंटली अब्दुर्रहमान अगर हम आगे कुछ अरसे में देखते हैं, इस गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ आपके ख्याल में होनी चाहिए जो कि हमें इकोनॉमिकली स्टेबलाइज कर पाएं टू अ सर्टेन एक्सटेंट? अच्छा फातिमा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ। अहमद साहब ने फरमाया कि इसमें ये एक बड़ा मसला है जो कि कहा जाता है कि रशिया के साथ क्योंकि हमारी माजी में ट्रेड नहीं रही, इवन कि जब ये इमरान खान ने दौरा किया तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स की जानिब से बताया गया कि यहाँ पर 13,000 पाकिस्तानी मौजूद है रशिया में। जबकि अगर हम ओवरऑल बात करें पाकिस्तानी की, तो ये तकरीबन कोई 1 करोड़ के लगभग जो पूरी दुनिया में, जिसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो गल्फ में बैठा हुआ है, यूरोप में बैठा हुआ है या अमेरिका में बैठा हुआ है ना, जो हमें कोई 30 अरब डॉलर के करीब रेमिटेंसेस बेचता है। फिर इसी तरह से जो हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है उसका जो 90% है वो यूरोप और अमेरिका को जाता है या मिडल ईस्ट को जाता है। तो ये शहबाज शरीफ एंड कंपनीज़ की जानब से ये कहा जाता है कि अगर हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो हमारी, क्योंकि कोई भी एक्सपोर्ट ऐसी नहीं है जो कि हम रशिया को बेच सकें ना, फिर ये बड़ा मसला पैदा हो जाएगा कि हम इंपोर्ट तो कर लेंगे लेकिन पूरी दुनिया अगर हमारा बाइकआउट कर देती है तो यहाँ पर तो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। इंडिया का बाइकआउट तो नहीं किया किसी ने। इंडिया एक बड़ी इकानमी है, इंडिया एक बहुत बड़ी इकानमी है। हम हमारे में हौसला नहीं है। ये एक उनके पास वो फूड के हवाले से देखें, अमेरिका से, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ कि अब्दुर्रहमान साहब, अमेरिका से ताल्लुकात खराब नहीं करने हमने। अब वो तो किसी भी मुल्क से नहीं करने, इंटरनेशनली हम सारी दुनिया, अब ये ग्लोबल विलेज है, किसी से भी खराब नहीं करने। लेकिन बात ये है कि जब अपने मफाद की बात है हमें कन्विंस करना है, हमें वहां पे स्टैंड लेना है कि भाई हमारे मुल्क का मफाद है, अदरवाइज आप हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे दे दें, हम आपके साथ खड़े होते हैं। उन्होंने अभी तक इंडिया पे कोई बैन नहीं लगाया और इंडियन जो फाइनेंस मिनिस्टर है और ट्रेड मिनिस्टर है, उन दोनों ने इंटरनेशनल मीडिया पे स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी, उनसे कहा गया कि आपके पैसे से रशिया ने यूक्रेन पे इतनी तबाही फैलाई है। उन्होंने कहा तो फिर जो इंपोर्ट यूरोपीय यूनियन अभी तक कर रहा है तो उससे तबाही नहीं फैल रही। उन्होंने कहा जी सबसे पहले आप अपना बैन लगा दें फिर हमें बताएं। देखिए, सब हमारे से स्टार्ट ना करें। रशिया की बात करें ना तो रशिया की जो एक्सपोर्ट्स है वो उनके इम्पोर्ट से ऑलमोस्ट डबल है, वो खुराक में खुद कफील मुल्क है जी। इसी तरह इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया भी इस पोजीशन में है कि वो गंदम जो है वो बरामद कर सके, इतनी उनके पास है, हालांकि अभी वो कर नहीं रहे। लेकिन ये खुद कफील होना हो, हमारे पास मसला ये है कि हमने गंदम भी बाहर से मंगवानी है और अभी जो हमने बाहर से मंगवानी है जिसके लिए टेंडर्स दिए हुए हैं, तो जब कराची पहुंचेगी हमें 4600 रुपये फी मान पड़ेगी, जबकि हमने 2200 रुपये मान अपने किसान से ली है। हमारा मसला देखने की ज़रूरत है कि 10 अरब डॉलर की हम जो है वो इम्पोर्ट्स ही मंगवाते हैं, फिर जो दोस्त ममालिक से हमने बारो किए होते हैं पैसे, वो सारे के सारे वो हैं जो अमेरिकन जो है वो कैंप में बैठे हुए हैं। मतलब अगर इस बात की मतलब हम मिसाल दे लें कि रशियन कैंप में जाने का हमें फ़ायदा क्या होगा, तो उसमें जो पॉइंट्स हैं वो बड़े कम होते हैं, क्योंकि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी सारी की सारी समझ लें कि यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी है, वो सारी की सारी अमेरिकन ओरिएंटेड है। मुझे अहमद साहब की हंसी से पता चल रहा है कि ही डजंट एग्री, और जब ब्रेक से वापस आएंगे, जब क्योंकि हम ब्रेक में जा रहे हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो विल गेट टू नो मोर कि इस हंसी के पीछे क्या बात थी। लेकिन ब्रेक लेते कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक सिटी चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे हैं। बजट के हवाले से डिस्कशन हुआ ब्रीफली एंड उसके बाद करंटली हमारी इकोनॉमी कहाँ पर स्टैंड करती है, जहाँ पर इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, आवाम के ऊपर प्रेशर, दबाव और जिंदगी की जो नेसेसिटीज़ होती हैं, डे टू डे नेसेसिटीज़ खरीदना तक मुश्किल होती जा रही हैं। वहाँ पर कितना ज़रूरी है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में सही तरह से उनको एक्ट करना, अवाम को साथ लेकर चलना, स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना। अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, हमेशा गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी होती है, सही रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है, अवाम के मसाइल को समझना, ग्रास रूट लेवल पर उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम पिछली कुछ गवर्नमेंट्स की बात करते हैं तो किस तरह की परफॉर्मेंस रही है स्पेसिफिकली इकोनॉमी को लेकर, कहां पर हमारी पॉलिसीज बेहतर हो सकती थी और कहां पर हमारी पॉलिसीज बेहतर थी, कहां पर चीजें आगे जाते हुए हमें नजर आती हैं, इस पर बात करते हैं। अहमद साहब, ब्रेक में भी हमारा यही डिस्कशन चल रहा था, बिकॉज इकोनॉमी एक ऐसी चीज है, चाहे वो पेट्रोल प्राइसेस हो, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, तो आपको, मुझे, हम सबको इम्पैक्ट करती हैं। तो ये एक ऐसा डिस्कशन हो गया इनफैक्ट जो कि अगर आप किसी दोस्तों के साथ बैठे हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, या फिर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, अगर आप कहीं पर खाना खाने चले गए, ऐसा डिस्कशन है कि कहीं पर भी ये डिस्कशन ना हो रहा, ये मुमकिन नहीं है। स्पेशली आज या इस हफ्ते की अगर हम बात करते हैं, हर जगह पर यही बात नजर आ रही है, हर जगह पर यही डिस्कशन नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप सुपरमार्केट चले जाएंगे तो आपके पीछे जो लोग खड़े हैं लाइन में, वो भी यही बात करते हुए नजर आएंगे। अहमद साहब, 3 गवर्नमेंट्स अगर जो हमारी पिछली रही हैं उनकी हम बात करते हैं, कौन सी सबसे बेहतर रही परफॉर्मेंस में इकोनॉमी को लेकर? एक्चुअली ना इकोनॉमी से रिलेटेड डिस्कशंस तो हर जगह हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स ये हैं कि 4 से 5 पैरामीटर्स होते हैं जिनको कंपैरिजन करके मैं अभी आपको बताऊंगा पीपल्स पार्टी के टेन्योर में कितने थे, पीएमएलएन और पीटीआई के टेन्योर में। वो 4-5 फैक्टर्स में एक तो ये है करंट अकाउंट डेफिसिट, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन्फ्लेशन और कर्जों की सूरत हाल। ये 5 से 6 फैक्टर्स हैं। इन सबको जब तक आप कंपैरिजन नहीं करते, सिर्फ एक पॉइंट को लेके अपने फेवर में जो चीज चल रही है उसको लेके डिबेट करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं, ना उसका कोई रिजल्ट निकलता है। तो एक्चुअली मेन पॉइंट ये है कि सबसे पहले जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इस पे पीएमएलएन जब से आई है वो कहती है जी तारीख के सबसे बड़े खसारे से हम गुजर रहे हैं। तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत खत्म हुई थी वो $2.5 अरब का जारी खसारा छोड़ कर गए थे। पीएमएलएन टेन्योर में 5 साल में वो $17 अरब बढ़ा और $19.5 अरब का वो छोड़ के गए थे, जो कि अभी तक का तारीख का सबसे बड़ा खसारा है। और पीटीआई गवर्नमेंट में ये जो अभी चौथे साल का प्रोजेक्ट किया गया है ये $17 अरब है, जो कि पीएमएलएन टेन्योर से 11-12% कम है। तो एक तो ये फैक्टर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है इस पे। और अगर जारी खसारे के हिसाब से देखें तो पीटीआई टेन्योर, अगर मैं एक दफा रिपीट कर दूं, पीएमएलएन जब गवर्नमेंट खत्म हुई 2018 में, करंट अकाउंट डेफिसिट उस वक्त सबसे ज्यादा था जी, $19.5 अरब था। और अब इस साल का जो क्लोज होना है वो $17 अरब है। अब मैं अब्दुर्रहमान साहब के प्रोग्राम में वो लास्ट रिपोर्टर डायरी में बैठा हुआ था, तो उस वक्त इनको मैंने बताया कि उस वक्त की जो आलमी कीमतें थी, जैसे पेट्रोल की कीमत है, आपके पाम ऑयल की है, कोल की है, दूसरी प्रोडक्ट्स की है, तो वो कीमतें अगर आज के रेट के हिसाब से उस वक्त लगाई जाती तो उस वक्त कम से कम 38 से 50 अरब डॉलर का खसारा होना था आज के दौर के हिसाब से। क्योंकि उस वक्त इनको फेवर मिली थी, जो क्रूड ऑयल था वो सिर्फ $63 पे था, आज $120 पे है। उस वक्त पाम ऑयल इनको मिला था $850-750 पे, और आज वो $1650 पे है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल जी। और जो कोल था वो 4 गुना ज्यादा। हम बिजली कोल से पैदा करते हैं, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा हमारी इंपोर्ट है उसकी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो उस वक्त के हिसाब से ये पीटीआई गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मैनेज किया। ये करंट अकाउंट खसारे के हिसाब से अगर हम बात करें ना, करंट अकाउंट डेफिसिट। दूसरा पैरामीटर है जी एक्सपोर्ट्स का। एक्सपोर्ट पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी $24.7 बिलियन पे, और वो पीएमएलएन ने 5 साल के बाद कितना बढ़ाया, सिर्फ 0.2 बिलियन, जो कि 1% बनता है बमुश्किल। 5 साल में सिर्फ 1% एक्सपोर्ट बढ़ी, और वो $24.80 बिलियन पे छोड़ के गए। अब पीटीआई टेन्योर में $33 बिलियन है ये, और वो 35 से 36% के करीब ग्रोथ बनती है एक्सपोर्ट की। तो एक्सपोर्ट के पैरामीटर बताते हैं कि पीटीआई टेन्योर इन तमाम हुकूमतों से एक्सपोर्ट के पॉइंट से भी बेहतर था। तीसरा पैरामीटर है इंपोर्ट्स का।
इंपोर्ट जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट खत्म हुई थी वो 46 से 48 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करते थे। पीएमएलएन टेन्योर जब खत्म हुआ इन्होंने 68 बिलियन डॉलर पे इंपोर्ट्स ले गए। हालांकि उस वक्त प्राइसेस आज के टेन्योर से, मैंने आपको अभी ये 3-4 मेजर चीजें बता दी हैं, हाफ से भी कम थी। तो इन्होंने 68 बिलियन डॉलर पे इंपोर्ट्स कर दी, जबकि अब ये जो साल 2022 का है प्राइसेस डबल ट्रिपल हो चुकी हैं। इसके बावजूद पीटीआई टेन्योर कितने पे छोड़ के जा रहा है? 73 बिलियन डॉलर से 74 बिलियन डॉलर। पहले 84 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्टेड था, लेकिन बाद में इन्होंने आखिरी ये जो अपनी गवर्नमेंट के आखिरी 3 महीने थे ना, उसमें इन्होंने मजीद कंट्रोल किया, तो 73 बिलियन डॉलर पे इनकी प्रोजेक्शन थी, जो सिर्फ और सिर्फ 8-10% बनता है बमुश्किल। तो इंपोर्ट्स के पॉइंट से भी पीटीआई टेन्योर इन सबसे बेहतरीन टेन्योर रहा। इसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट जो एक लेबर फोर्स का ना डाटा आता है हर साल, वो 5 साल गवर्नमेंट में जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी उसमें तकरीबन 12 लाख से 13 लाख जो है ना एवरेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती थी। पीएमएलएन टेन्योर जी, और पीएमएलएन टेन्योर में तकरीबन उससे थोड़ी सी कम हुई थी, गालिबन 12-13 नहीं, 18.11 मिलियन जॉब्स थी एवरेज, 18.11 मिलियन। तो ये पीएमएलएन टेन्योर में थोड़ी उससे कम हुई, माइनर 1-2% कम हुई एवरेज। लेकिन पीटीआई टेन्योर में 18.40 मिलियन डॉलर एवरेज पर ईयर जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जो कि हिस्ट्री का हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट है। तो इस एतबार से भी ये है। एक फैक्टर और आता है जी, इसके अलावा हमारा कर्जों पे बहुत बात होती है जी आजकल के पीटीआई टेन्योर में सबसे ज्यादा लिए या पीएमएलएन। और एक और चीज जो कि मैं चाहती हूँ आप ऐड करें, जो कि हम दूसरे ममालिक से वैसे ही हम ले लेते हैं पैसे, एड वगैरह ले लेते हैं, उसको भी जरूर ऐड कीजिए। जी, वो असल में उसको भी ना कर्जे में ज्यादातर शामिल, वो एड नहीं देते मोस्टली। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं इंटरेस्ट फ्री देंगे आप ना थोड़े अरसे के बाद दे दें, या फिर वो उधार में तेल दे देते हैं, जैसे ये। और वो क्या हमारे कौमी खजाने से दिया जाता है? वो ऑब्वियसली हमारे टैक्सेस से ही रीपे कर रहा है। तो वो ऐसे है कि मैं वही बता रहा हूँ कि वो भी कर्जों में शामिल होता है। वो रीपे तो करना होता है, बस ये है कि उन्होंने क्रेडिट पे हमें ऑयल दे दिया, जैसे सऊदीया ने दे दिया। उनकी एड ये है हमें कि जी वो बाद में वो कहते हैं 3 साल बाद दे देना या 2 साल बाद दे देना, लेकिन देना है, लेकिन कर्जा ही है वो। तो जो पीपल्स पार्टी का टेन्योर खत्म हुआ था तकरीबन 48 बिलियन डॉलर कर्जा था, बैरूनी कर्जा। मैं सिर्फ बैरूनी कर्जे की बात करूंगा, अंदरूनी कर्जे का इतना इशू नहीं होता, वो घर की बात है। 48 बिलियन डॉलर से बढ़ा और पीएमएलएन टेन्योर 95 बिलियन डॉलर पे छोड़ के गया, जो कि 96% इजाफा बनता है, डबल कर गया अप्रोक्सीमेटली। और 95 बिलियन डॉलर पे जब ये छोड़ के गए हैं, पीटीआई ये 4 साल में 27 बिलियन डॉलर लिया उन्होंने। 122 बिलियन डॉलर बनता है आज का कर्जा, जिसमें से अब ये जो डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं, ये कहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस में अब पता नहीं क्या बनेगा। वजह ये है कि जो पिछले कोविड के बाद ना हमें रीपेमेंट नहीं करनी पड़ी थी लोन की, वो अब करनी पड़ी है। जो पिछला 95 बिलियन डॉलर ये छोड़ के गए थे, उसमें से 32.5 बिलियन डॉलर की किस्त अदा करनी है 2 साल में। हमने 17.50 बिलियन डॉलर इस साल में 2022 में, और बाकी 15.5 बिलियन डॉलर तकरीबन वो करना है हमने 2023 में। तो ये इस वजह से कहते हैं जी कि कर्जा हमारे पे बड़ा ये छोड़ के गए हैं, हमें ये रीपेमेंट करनी है। वो एक्चुअली अभी तक पिछली पेमेंट जो हमने ली हुई है उस पे इंस्टॉलमेंट रीपे करनी है। जो इनके टेन्योर की है वो बात शुरू होगी तकरीबन 2025 के बाद जाके, जो इनके टेन्योर का लिया गया कर्जा रीपेमेंट वाली साइड पे आएगा। अभी इन्हीं के टेन्योर वाली चल रही है। अच्छा, तो यानी कि अभी हम पहले ही कर्जे जो है वो पे करने की रीपे करेंगे हम, और ये सारा कर्जा इस वक्त मौजूद है? जी, इस वक्त मौजूद है। इस वक्त मैंने आपको बताया 122 बिलियन डॉलर पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा है। अगर हम, क्योंकि आई थिंक लोगों के लिए समझना मुश्किल होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इकोनॉमी से या इकोनॉमिक्स से वो रिलेटेड नहीं है। जी जी। यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ या डेवलपिंग कंट्रीज, हमारी नेबरिंग कंट्रीज में किसी और के साथ, कितने हद तक कर्जा रीजनेबली वापस किया जा सकता है या होना चाहिए आपके मुल्क में? मेरे ख्याल में तो ये जो कर्जा पीएमएलएन टेन्योर में बढ़ा था ना, उसमें सबसे बड़ी रीजन पता क्या थी? जब तक वो नहीं हमें पता चलेगा हम उस पर बात नहीं कर सकेंगे। उन्होंने मेन कर्जा लिया था कि डॉलर को एक जगह पे स्टेबल रखा जाए।
डॉलर स्टेबल होता है फ्री ट्रेड से, कि जितनी आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ रही है ना, उससे खुद ही ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस निकलनी होती है। इन्होंने कर्जा ले लेके रिजर्व्स में रखा ताकि डॉलर ना 108-10 रुपए से ऊपर ना बढ़े। जब ये उस रोकने के लिए जब कर्जा लेते रहे आधे से ज्यादा कर्जा ये वो वाला है, तो वो अब पूरी कौम को अगले 10-20 साल भी शायद भुगतना पड़ जाए। तो बात यह है कि कर्जा लेना इतना इशू नहीं है, कर्जे को इस्तेमाल कैसे किया। अगर आप कर्जा लेके उसको एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, नई इंडस्ट्री लगाने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए करते हैं जिससे पाकिस्तान मजीद ज़र मुबादला के ज़खायर कमाता है, तो फिर तो कर्जा आप बेशक 400 बिलियन डॉलर ले लें, आपने उससे कमा ही लेना है, उससे आपने अपनी इकोनॉमी स्टेबल करके रीपे कर ही देना है। बात यह है कि ये सारा कर्जा नॉन डेवलपमेंट कर्जे हैं, तो पाकिस्तान ने जिस तरह से कर्जे लिए ये किसी तरह भी वाइबल नहीं है। हमारी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, इसी वजह से एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं है। और अभी ये जो बजट की भी बात हो रही थी, बजट का 25% बजट जो है हमारा डिफेंस बजट है। इस पॉइंट पर हम वापस आते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं? शुक्र है, आप सुना कैसे बीते हैं? जी जी, आप टीवी की आवाज बंद कर दें, मुझे आपकी आवाज तो आ रही है, अपनी भी दोबारा आ रही है। अच्छा जी, मुझे लगता है कि हमारे कॉलर हमें नहीं सुन पा रहे थे बिकॉज उन्होंने टीवी की आवाज पीछे ऑन की हुई थी, तो इससे मुझे भी आपकी आवाज नहीं आती, आपको भी मेरी आवाज नहीं आती है, या दो दफा सुन रही होती है। तो जब भी कॉल करते हैं टीवी की वॉल्यूम बंद कर लिया करें और हमारे इस डिस्कशन का लाजमी तौर पर हिस्सा बने और हमें बताएं कि क्या सवालात हैं आपके, इस पर लाजमी तौर पर हमें आगाह करें। इससे पहले कि हम डिस्कशन की तरफ वापस मैं चाहती हूँ, अब्दुर्रहमान आप भी अपना थोड़ा सा इसमें ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। हमने बात की कर्जों के हवाले से और थोड़ी सी रोशनी डाली फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर, एंड आई थिंक ये हम सबके लिए बड़ी क्लैरिटी की मोमेंट है, बिकॉज हम सुनते तो हैं कर्जा आ गया, हम डिफॉल्ट कर सकते हैं, लेकिन अंदर की बातें हमें नहीं पता होती, हमें ये नहीं पता होता क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, ये मैं शेख साहब की बात से सहमत हूँ कि यहाँ पर देखना होता है कि हमने जो कर्जा लिया है इससे प्रोडक्टिव काम किया या नॉन प्रोडक्टिव काम किया। देखिए, कर्जा लेके अगर तो हम डेवलपमेंट करते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, इससे रोज़गार बढ़ेगा। अगर कर्जा लेके हम बांट देते हैं, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट प्रोग्राम हो, कोई एहसास का हो या कोई भी उसका नाम रख लें, अगर वैसे ही बांटना है तो ये आप घर का हिसाब लगा लेना कि मतलब अगर कोई कर्ज लेके हम कोई फैक्ट्री लगा के या काम करते हैं तो उससे जो पैसे हैं वो भी आएंगे, कर्ज भी उतरेगा। अगर वो लेके याशी कर लेते हैं, हम बांट लेते हैं, तो वो तो फिर आपने देना ही देना है। अब मसला ये है कि हमारे ये जो IMF बेहतर जो है वो लोन देता है, बहुत थोड़े इंटरेस्ट रेट पे देता है, लेकिन साथ में उन्होंने पूरा एक आपको स्ट्रक्चरल प्लान देना होता है कि आपने कर्ज वापस कैसे करना है। यहाँ से आके जो हुकूमतें उनके खिलाफ होती हैं, यहाँ से आके अवाम में उनका जो इमेज नेगेटिव होता है। जब यहाँ पर यूरोप पे जंग मुसल्लत हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वार कहा जाता है, तो उसमें पूरा यूरोप तबाह हो गया था, तो अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक और IMF बेसिकली उनकी मदद के लिए बनाए थे, जिनका दायराकार बाद में वसी किया गया और पूरी दुनिया के लिए कर दिया गया। तो यूरोप दोबारा से जो है वो रीबिल्ड हुआ उन कर्जों की मदद से जो वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने दिए थे, और उनकी मदद से हुआ भी जा सकता है। बाद की हम बात जी जी, तो ये पूरा यूरोप तबाह हो चुका था जब हिटलर की जंग हुई है, तो ये मतलब अमेरिका और रूस ही बचे थे बस, बल्कि रूस का भी कबाड़ा हो गया था। लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, लेकिन मैं ब्रेक लेना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन लेनी तो पड़ेगी। तो छोटा सा ब्रेक लेते, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात करते हैं। हमने बात की लोन पेमेंट्स के ऊपर, जो कि आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहा आज का। हमें ये तो पता होता है कि हम कर्जे में हैं, हमेशा सुनते रहते हैं हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, लेकिन आखिर ये कर्जा आया कैसे और इसको रीपेमेंट हम लोग किस तरह से कर पाएंगे, इस हवाले से हमारा डिस्कशन रहा। बजट के हवाले से भी बात हुई, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की करंट क्या सिचुएशन है, आप पर, मुझ पर, हम सब पर इसका क्या असर होता है, इसके बारे में भी हमने बात की। आगे बढ़ते हुए किस तरह से चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि हमेशा से हमारी इकोनॉमी का, इकोनॉमिस्ट का या फिर हमारे मुल्क का रहा है, वो यही रहा है कि हमारी पॉलिसीज़ कभी भी सपोर्टिव नहीं होती। जहाँ पर एक तरफ हम एक चीज़ को तो देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर कर पॉलिसीज़ तो बना दी जाती हैं, इशू कर दी जाती हैं, इंप्लीमेंट भी कर दी जाती हैं, लेकिन उसकी वजह से डिफरेंट तरह के लॉन्ग टर्म इशूज़ हमारे सामने आ जाते हैं। अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब्दुर्रहमान, ब्रेक में जाने से पहले आपसे हम बात कर रहे थे ओवरऑल IMF के हवाले, कर्जों के हवाले से, अगर हम उस बात को कंप्लीट कर पाएँ, जिसके बाद हम सजेशंस की तरफ आ जाएंगे।
फातिमा, इसमें यही है कि अब हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो IPPs के साथ हमने मुआहदे किए हुए हैं कि हमने जो 35,000 मेगावाट के करीब बिजली का इस्तेमाल करना है, जबकि जो हमारी ज़रूरत है वो 25 से 28,000 मेगावाट एनुअल है। 7,000 मेगावाट के हमने पैसे देने ही देने, चाहे हम यूटिलाइज़ करें या ना करें। उसका अब जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने कमीशन खाया है या जो भी किया है, ये एक बहुत बड़ा जो बॉम्ब है इकानमी का, वो हमने पे करना होता है। तो उसका सल्यूशन निकाला जा सकता है कि जिसमें जो सर्दियों में आप जो गैस की बजाय जो है इलेक्ट्रिक हीटर को प्रमोट करें, आप इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट करें। इसके अलावा मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जो नए मीटर्स की दरख्वास्तें हैं उनको अप्लाई करें, जो वापडा है उनको मज़ीद जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, मज़ीद उन्हें पैसे दें ताकि वो अपनी जो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के ऐसे खिते जहाँ पर बिजली नहीं पहुँचा सकें, ताकि उस बिजली को तो कम से कम हम इस्तेमाल कर सकें जिसके हम पैसे दे रहे होते हैं। और जो नेक्स्ट भी कॉन्ट्रैक्ट करने हैं उसमें देखा जाए कि क्या वो मुल्क के फ़ायदे में है या कुछ लोगों के ज़ाती फ़ायदों में होते हैं। देखिए नैब के अब इन्होंने पर काट दिए हैं, उसका नुकसान ये होगा कि अब ये जो भी करेंगे इन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। माजी में जो इनके मुआहदे किए जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो है वो बम शेल साबित होते हैं, तो इन मुआहदों से रुकना चाहिए। मुआहदे जो भी हों वो पार्लियामेंट के सामने आने चाहिए, पब्लिक होने चाहिए, सवाए उनके कि जो डिफेंस से रिलेटेड हैं उससे हट के जितने भी इकानमी के मुआहदे हैं वो पब्लिक होने चाहिए। उनकी पर कोई भी किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, शफाफ किस्म का उनका ऑडिट होना चाहिए। और ये पिछले 3-3.5 साल में देख लें, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो सबके सामने, और उसमें कोई भी सुकम नहीं है। अभी तक जो मौजूदा हुकूमत है वो पुराने माजी के मुआहदे पकड़ने में नाकाम रही है, लेकिन माजी में ये हुआ है कि जो भी हुक्मरानों ने किया है उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, चाहे वो महंगी LNG हो, चाहे महंगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हो। जैसे इन्होंने शेख साहब ने बताया कि इतना बड़ा कर्जा हमने सिर्फ इसलिए लिया ताकि वो डॉलर को स्टेबल करें। अगर ये कर्जा हम प्रोडक्टिव कामों में यूज़ करते, जैसे 3.5 सालों में इन्होंने ये जो कर्जे लिए हैं इससे जो फैक्ट्रीज लगाई हैं, तो ये समझ लें कि पाकिस्तान के कोई भी 3 साल ऐसे नहीं है जहाँ पर इतनी फैक्ट्रीज लगी हों जितनी ये पिछले 3 सालों में लगी हैं। तो ये तकरीबन जो अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट है, या मतलब हर बंदे ने जिसकी एक फैक्ट्री थी उसने 2 कर ली हैं। बहुत ये बड़े महदूद अरसे में जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हैं, उन तमाम की ख्वाहिश थी कि ये सेटअप जो इमरान खान का है ये 10 साल चले ताकि उनकी जो बेहतरी आए। और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं कि जिसमें एक फैक्ट्री जो है वो कई हज़ार लोगों को रोज़गार देती है। और फैसलाबाद में ये पोजीशन थी कि यहाँ पर स्किल्ड लेबर जो है वो गायब हो चुकी थी, और अब दोबारा वही पोजीशन आ गई है कि अब वो तमाम जो फैक्ट्रियाँ बंद। एक्चुअली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक पैरामीटर होता है कि इंडस्ट्री किसके टेन्योर में सबसे ज़्यादा ग्रो करी है, तो वो इस साल का ये जो मार्च का डाटा आया है 26.5% इंक्रीज हुआ है पिछले साल से, जो कि हिस्ट्री का हाईएस्ट पॉइंट है आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। लार्ज स्केल में टेक्सटाइल आती है, आपकी रिफाइनरीज आती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज आती हैं, उसमें ऑटो इंडस्ट्री आती है, स्टील, सीमेंट, ये जो मेन इंडस्ट्रीज हैं जो पूरे पाकिस्तान की बैकबोन है, उनकी ग्रोथ का ये रेट था, जिसकी वजह ये है कि इन्होंने पिछले 3 साल में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशंस किए। और दूसरा ये जो अभी अब्दुर्रहमान साहब ने कहा कि सजेशंस में इन्होंने कहा जी कि वापडा को ये करना चाहिए, ये सारे सजेशंस इनके बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि हमारे जो बिजली के मुआहदे होते हैं वो सारी इंपोर्ट होता है फर्नेस ऑयल, उसकी वजह से, जिसकी वजह से ये बिजली घर चलते हैं, कोयले से चलते हैं, RLNG से चलते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि हम इन पे डिपेंडेंसी खत्म करें। जितनी इंडस्ट्रीज है ना, एक लिमिट रखें कि इससे ज्यादा जिसका बिल आता है मंथली या यूनिट्स कंज्यूम होते हैं, उनको कम से कम अपनी टोटल कैपेसिटी का 40% सोलर पैनल के जरिए कवर करना चाहिए, ताकि हमारी इंपोर्ट कम हो। सोलर पैनल से हमारी एक इसमें इंप्रूवमेंट आएगी। सेकेंड सजेशन ये है, सबसे जो पहले काम करने वाले वो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके इकोनॉमिस्ट, टेक्नोक्रेट्स और एस्टेब्लिशमेंट, वो एक पेज पे बैठें और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाएं, जिस पे तमाम के तमाम पार्टी चेयरमैन और इकोनॉमिस्ट अपने साइन करें और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि अगले 20 साल के लिए हम ये पॉलिसीज रखेंगे, इस पे हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। जब तक ये अगले 20 से 30 साल का प्लान नहीं बनेगा, ये नहीं होगा। ये हर 3-4 साल के बाद तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है, कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी तो लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होंगे। एक ये सजेशन है। दूसरा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ये गवर्नमेंट पहले भी सब्सिडी दे रही है, अभी भी इस बजट में भी एक्सपेक्टेड है कि देंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि इसके लिए बेशक कर्जे दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा हो, ये जो दूसरे व्हीकल्स हैं हमारी पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो। तीसरा सजेशन ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपोर्ट यही है, 14 से 15 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच रही है सालाना। तो
हमें चाहिए कि ये वीक में 5 दिन हम वर्किंग डेज करें, बाकी 2 दिन ऑफ करें, और जो 2 दिन ऑफ है उस पर बैन लगाएं कि किसी किस्म की हमारी जो है ना सैरो तफरी वो नहीं हम करेंगे। उसके लिए कोई अलाउ नहीं होगा, रोड पे फिरना, किसी दूसरे शहर में आउटिंग अलाउ नहीं होगी अनलेस कोई सॉलिड रीजन हो। तीसरा ये है कि ये तमाम जो इंडस्ट्रीज के ओनर्स हैं, इनको जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई हमारा फाइनेंस मिनिस्टर फॉरेन टूर पे जाता है, इन सबको साथ लेके जाएं और उनसे जिस कंट्री के हेड से मिलना है उसको कहा जाए कि अपनी बिजनेस कम्युनिटी को या इंपोर्टर्स जो हैं उनको लाजमी साथ बिठाएं, ताकि हम यहाँ पे बायलेटरल ट्रेड करें जिसमें हमारी एक्सपोर्ट के दरवाजे खुलें। और चौथा ये है कि हमारा फोकस टेक्सटाइल से अब स्विच करके इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए। हमारे जो असला है, पाकिस्तान ने ये डिफेंस ने, हमारी आर्मी ने ये काफ़ी सारे एक्सपोर्ट किए हैं। मेरे ख्याल में अब उस पर इनका फोकस मजीद ब्रॉड होना चाहिए कि हम उसकी, अमेरिका का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू असला एक्सपोर्ट से होता है, रशिया का पेट्रोलियम प्रोडक्ट से होता है। तो मैं कहता हूं कि ये एक मिक्सचर सा जब तक नहीं बनेगा, चाइना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इंजीनियरिंग आइटम्स ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया का भी यही हिसाब है। तो पाकिस्तान जब तक इन चारों के मॉडल्स में से जो मॉडल एक शॉर्ट लिस्ट करके जितना पॉसिबल है उस परसेंटेज के हिसाब से लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करेगा, पाकिस्तान हमेशा ये कर्जों में और IMF के अंडर ही रहेगा। अब जो अगला बजट आ रहा है उसमें टैक्सेस की भरमार होने वाली है, इवन जो सैलरीज सही आपको लगता है ये स्टेप है? एक्चुअली मजबूरी है। सही ये ना कड़वा घूंट है, इसमें सही गलत वाली बात नहीं है, इसमें मजबूरी है। आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपकी इकोनॉमी आपके कंट्रोल में। आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, बिकॉज वक्त हमारे पास खत्म होने वाला है, क्या हम डिफॉल्ट कर सकते हैं अपनी? नहीं, इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेंगे हम, और इसके लिए ये है कि बातचीत चल रही है, IMF भी हमें कर्जा दे देगा इस बार, क्योंकि ये जो हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, प्लस चाइना के साथ बात चल रही है, $3 बिलियन की गैस हमें क्रेडिट पे मिलेगी, UAE के साथ बात चल रही है हमारी, और सऊदीया के साथ उधार पे वो हमें तेल देंगे। जब ये 4-5 चीजें आ जाएंगी उसके बाद फिर इंशाल्लाह काफी हद तक कवर हो जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म चीजें हैं, लॉन्ग टर्म मैंने आपको बता दी है कि हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री कैसे बनना है, और उसमें मैंने ये 4-5 एरियाज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, आई थिंक आज का डिस्कशन आप सबके लिए और मेरे लिए बड़ा आई ओपनिंग रहा होगा, बिकॉज बातें तो हम सुनते हैं लेकिन इनसाइड द स्टोरी ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है हमें नहीं पता होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए। फिर आपको शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। कोई नई चीज़ होती है, कोई यूनिक चीज़ होती है तो ज़रूर आप लोगों को उसके बारे में बताएं। और हम हमेशा टैलेंट की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और विदाउट अ डाउट आई थिंक लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद और इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद हमेशा पाकिस्तानी कभी ना कभी कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जिससे हम सब हैरान रह जाते हैं। और स्पेशली अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं, आई डोंट नो अबाउट यू गाइज बट आई थिंक बहुत सारे लोग गाड़ियों के बड़े फ़ैन होते हैं। डिफरेंट तरह की गाड़ियाँ हों और डिफरेंट कलर्स हों, डिफरेंट तरह की उसकी स्पेसिफिकेशंस हो, ये हर कोई चाहता है और हर कोई सोचता है कि हाँ भाई मुझे इस तरह की गाड़ी चाहिए। लेकिन मोस्ट लोग ये ख्याल और ये सोच अपने तक ही रखते हैं और कभी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करते हैं। बट आज हमारे शो में हम बात करेंगे एक ऐसी गाड़ी के बारे में जिसको एक्चुअली में मॉडिफाई किया गया है, डिफरेंट तरह की स्पेसिफिकेशंस उसके अंदर ऐड की गई हैं। और एक जो ड्रीम कार होती है, जो आई थिंक आपकी, मेरी और हम सबकी ड्रीम कार है, लेकिन हमने सिर्फ उसके बारे में सोचा है, वो एक्चुअली में रियलिटी में एक शख्स ने बना कर दिखा दी है। तो इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने गेस्ट की तरफ जाएं और आपका इंट्रोडक्शन कराएं, एक छोटा सा पैकेज है इस गाड़ी के बारे में, ताकि आप लोग भी उतने एक्साइटेड हो जाए जितनी मैं एक्साइटेड हूं। पहले ये पैकेज देख लेते हैं। मेरा नाम है इशफाक अहमद और ये गाड़ी मैंने मॉडिफाइड की है। ये बेसिकली थी मेहरान 89 और एक काफ़ी आप कह लें कि स्क्रैच की हालत में थी। तो ये मेरा भतीजा है अब्दुल्ला, तो इसका इनिशिएटिव था। इससे मैंने पूछा कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, तो कहता पापा मुझे तो ऐसी हो जो ओपन टॉप हो और यहाँ पे बनती नहीं है। मैंने कहा यार हम बनवा लेंगे, पाकिस्तानी मिस्त्री बड़े कमाल के हैं। तो ये एक 89 मॉडल मेहरान थी, ऑलमोस्ट आप कह लें कि एक स्क्रैप हालत में। तो इसको डॉक्यूमेंट्स की बेस पे ख़रीदा और देन उसको आप कह लेंगे जितनी की मॉडिफिकेशन हो सकती थी। इसमें इसका इंजन निकाल के 660 इंजन है, जैपनीज़ ऑटोमेटिक जो है। और देन इसका आप कह लें कि फ्रंट जो बम्पर्स हैं वो हैंडमेड है, और उसके बाद फ्रंट बम्पर्स की स्कर्ट्स जो हैं वो की गई।
उसके बाद इसमें आप कह लें कि जो ये इसका डैशबोर्ड है वो जैपनीज़ वैगनार का है, और उसके बाद इसके जो बैक व्यू मिरर हैं वो 96 करोला के हैं, और देन आप कह लें कि इसके जो ये एंट्री सिस्टम है, यहाँ पे दरवाजे में जो इसका एंट्री होता है वो हमने बंद करके इसको यहाँ पे टॉप से जो है वो यहाँ से ऐसे कर दिया। तो जी आप लोगों ने देखा ये पैकेज, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा इस गाड़ी के हवाले से, जो कि ऑफ कोर्स डिफरेंट तरह की मॉडिफिकेशंस इसको की गई हैं, चाहे वो इंजन के हवाले से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कि पर्सनली मुझे लगी कि ये जब इसकी सिर्फ जो फ्रेम है गाड़ी का वो ख़रीदा गया था तो सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपये में ख़रीदा गया था इसके राउंड अबाउट। और मेरे से बेहतर हमारे जो मेहमान हैं इसके बारे में बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही तो इस आइडिया को ना सिर्फ सोचा लेकिन इम्प्लीमेंट किया एक प्लान के थ्रू, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम सब सोचते हैं कि हमें भी ऐसी गाड़ी चाहिए, लेकिन मोस्ट लोग उसको कभी भी अपने ख्वाब को रियलिटी नहीं बनाना चाहते हैं। तो चलते हैं हमारे बहुत ही दो खास मेहमानों की तरफ। तो जी सबसे पहले तो हमारे साथ अशफाक अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर हैं MBA के। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। और मुझे पता है कि आप एक्चुअली में ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, तो आई डू नो कि इस वजह से हो सकता है कि आपका गाड़ियों में इंटरेस्ट रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू की तरफ आए, आज हमारे साथ मोहम्मद अब्दुल्ला शुएब भी मौजूद हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हो आप? ठीक हो? आपको अच्छी लगती है गाड़ी? हाँ जी। अच्छा, और ऑफ कोर्स अशफाक साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन। और कहाँ से आपको ये ख्याल आया? बेसिकली तो जितने भी कार लवर्स हैं पाकिस्तान में या दुनिया भर में, कास्ट एंड क्रीड और एज और कॉस्ट के अलावा हर आदमी का एक ड्रीम होता है कि वन फाइन डे कि वो एक ओपन टॉप आप इसे कह लें, स्पोर्ट्स कार कह लें, कन्वर्टेबल कह लें, तो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं, इसको ले और चलाए। तो एज अ चाइल्ड शायद मेरे भी जहन में था, लेकिन वो क्या उसे कहते हैं कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो वो सारी जवानी जो है वो 99 के चक्कर में गुजर गई कि कुछ कमाया जाए, कुछ कमाया जाए। तो फिर इस आखिरी एज में आके सोचा कि ख्वाहिशें पूरी कर ली जाएं। तो ये मेरा भतीजा है अब्दुल्ला, वी डू हैव अ जॉइंट फैमिली। और कहीं एक मेरा सेशन हुआ था तो बड़ा ऑब्जेक्शन आया कि जी भतीजा है और पापा कहता है, तो सारे घर वाले मुझे पापा कहते हैं तो इसलिए ये भी कहता है। तो मैंने कहा मामा ने इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। तो लास्ट ईयर ऐसे ही हम बैठे हुए थे कोरोना और उसके बाद के हालात में, ज़रा आपको पता है सब घर में रहना शुरू हो गए, तो बच्चों के साथ एक इंट्रैक्शन जो बहुत रेयर थी वो काफ़ी रेगुलरिटी के साथ होनी शुरू हो गई। तो इस यंग एज में वो लाइक अदर बॉयज़ ये भी वीडियो गेम्स और क्रिकेट और स्पोर्ट्स कार्स और ऐसी चीज़ों का लवर था। तो मैंने कहा कि अब्दुल्ला आपको बर्थडे गिफ्ट देना है तो इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज देना है, तो क्या दूँ आपको? तो कहने लगा कि छोड़ें, वो चीज़ तो मिलती नहीं है यहाँ से। मैंने कहा बता दें, हम अरेंज कर लेंगे। तो कहने लगा कि स्पोर्ट्स कार। मैं थोड़ा सा बच्चा बन गया, मैंने कहा वो क्या होती है यार स्पोर्ट्स कार, हमने तो नहीं देखी। कहता नहीं यहाँ पे बनती नहीं है, यहाँ पे चलती नहीं है, कोई रेयर है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। तो मैंने कहा मुझे तस्वीर दिखा दो, इंटरनेट का दौर है। तो इसने डिफरेंट जो स्पोर्ट्स कार हैं उसकी तस्वीरें दिखा दी। मैंने कहा चले हम ये ना यहाँ पे बनवा लेते हैं। तो दैट वाज सरप्राइज टू अब्दुल्ला कि बन सकती है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल बन सकती है। हमारे जो हैं आर्टिशंस हैं, हमारे जो हैं आप कह लें कि हाथ से काम करने वाले फनकार हैं, दे आर सेकंड टू नन। तो मेरा आप कह लें कि जो पैशन या प्रोफेशन रहा है वो ऑटो नहीं है, वो था लॉजिस्टिक्स। या तो आई हैव बिन टू होल पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान ड्यू टू माई बिजनेस विजिट्स एंड ट्रैवल एंड टूर्स। तो मुझे थोड़ा बहुत पाकिस्तान की हद तक अच्छे से अंदाज़ा था कि हम कितनी चीज़ों में कितने अच्छे हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के हवाले से, लाइक जेम स्टोन वहाँ से लेके नेटी जेटी तक। तो उसमें फिर आप कह लेंगे ये हमारे जो है मिस्त्री हजरात भी। तो वो एक आइडिया था, पिच अब्दुल्ला की तरफ से हुआ। तो अमली जामा मैंने कहा हम इसको पहनाए देते हैं। तो मैंने इसको रिवर्स कैलकुलेशन की, जिसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से या स्क्रैच से। तो वो एक वर्कशॉप से ही मैं काम करवा रहा हूँ लास्ट 20-22 ईयर से। अली ऑटोज़ वर्कशॉप उनका नाम है, और मिस्त्री अमीन उसके ओनर थे, अभी जवानी में उनकी डेथ हो गई है। तो वहाँ पे एक टीम कम्बिनेशन होता है कि एक इंजन मैकेनिक होता है, एक डेंटर, एक पेंटर, एक इलेक्ट्रीशियन। तो इन चारों के कम्बिनेशन से नॉर्मली ऑटो वर्कशॉप्स चलती हैं। तो वहाँ पे वो मैं थोड़ा सा
मशहूर था कि यार ये वाले हमारे जो भाई हैं या कस्टमर हैं ये थोड़े से ना मतलब बेवकूफ़ियों के काम बहुत करते हैं, लाइक आल्ट्रेशंस और ये और वो। तो मेरी फ़िलासफ़ी ये है कि आप अपने जो है ना इनर चाइल्ड को हैप्पी कर लो, बाकी जेन्युइनली बाकी चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ में। तो ये आइडिया उनसे भी डिस्कस किया, तो डेफिनेटली वो मेरे मतलब थोड़े से सिंसियर थे, तो उन्होंने पहले कहा जी कि सर जी 30 का घाटा है, इट वुड बी अ लॉस। मैंने कहा जी मैं इसको बिजनेस पर्पज़ के लिए तो नहीं कर रहा कि मैं एक 2 रुपए की चीज़ को 2.25 की बेच दूंगा तो प्रॉफिट है, 3 रुपए की चीज़ को 2 की बेचूंगा तो लॉस है। मैंने कहा ये तो मुझे भी समझ आता है, ये मैं कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी हैप्पीनेस है। तो बस वहाँ से भी स्टैंड लिया। मैंने उन्हीं से कहा जी गाड़ी कोई है, तो उनके पास लकीली अमीन साहब ने अपने घर के लिए ख़रीदी थी, काफ़ी 89 मॉडल, और ये खड़ी थी बेचारी यानी, और 89,000 की उन्होंने ली थी। मैंने कहा मुझसे 5,000 प्रॉफिट लेके मुझे दे दे। वो हमारे ऐसे रिलेशन हैं, कहते तुसी ले लो। तो फिर उसके बाद से जो है ना आप कह लें कि एक ब्रेन स्टॉर्मिंग शुरू हो गई कि वो कहते हैं कि हर शायद 2 दफ़ा बनती है, तो पहली दफ़ा इधर और दूसरी दफ़ा ओरिजिनलिटी में। तो आइडियालॉजी आसान थी, उनको वो डिफरेंट पिक्स, डिफरेंट मूवीज़, उनको आइडिया था, ये नहीं कि वो कोई उनको नहीं पता था। लेकिन फिर उसकी टेक्निकल ही चीज़ आनी थी दरमियान में, तो उसमें वो मैकेनिक हजरात सारे बैठ गए। फिर वहाँ पे हम 6, 7, 8 दोस्त अहबाब हैं जो 20-22 साल से वर्कशॉप की वजह से दोस्त बन गए, वर्कशॉप फेलो आप कह लें। उस्मान भाई हैं, उमैर साहब हैं, भट्टी साहब हैं, तो ऐसे ज़फ़र साहब हैं। तो हम लोगों ने कहा कि जी इसको करते हैं। तो सबकी कोई ना कोई स्किल सेट थी। ज़फ़र साहब इंजीनियर थे, मुझे नहीं पता था। उमैर हमारी तरह एक एक्सपोर्ट फर्म में थे, लेकिन उनका भी बड़ा नाजुक सा इसका टेस्ट था कि इन चीज़ों को कैसे करना है। तो सबसे मुश्किल काम था, जिन साहब ने ये गाड़ी तैयार की है, मिस्त्री बूटा, यानी उनको मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, उनको कन्विंस करना, क्योंकि वो लास्ट 40 ईयर से ये काम कर रहे हैं, और उनके नज़दीक ये हमाकत की आखिरी लेवल होगा कि पैसे को ऐसे ज़ाया करना। तो मैं उनसे ये कहता था कि देखें कितने डेंटर हैं फैसलाबाद में, पाकिस्तान में, रोज़ काम करते हैं, तो क्या डू दे गेट द सेटिस्फैक्शन और द फेम? तो कहता नहीं जी मेरे तो पैसे ही अद्धे दे के चले जाते हैं। तो मैंने कहा चले हम ये गाड़ी बनाते हैं, नुकसान मेरा होगा, शोहरत तुम्हारी होगी। तो ऑलमोस्ट तकरीबन वही हुआ। इट टुक ऑलमोस्ट 1 ईयर। इसमें जो सबसे इसको बिल्ड करने में 1 पूरा साल लगा आपको? हाँ जी, 1 साल लगा ऑलमोस्ट, शायद उससे कुछ दिन ऊपर लगे हों। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आए, बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन वो हम डटे रहे कि इसको करना है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे कहा गया कि ठीक है इसको सादा सी बनवाएं, निकालें, इस तरह करें, इस तरह करें। टॉन्ट शांट्स भी चली कि आप क्या ऐसी फरारी बना रहे हैं जो बन नहीं पा रही, क्योंकि डेफिनेटली उस मिस्त्री के पास और हमारे पास कोई प्रेसिडेंट तो था नहीं कि हम उसको जो है कॉपी कैट कर लें। हाँ, हम डिफरेंट नेट से, वेब से, वो बाज़ का चीज़ें इंग्लिश में होती थी, वो मिस्त्री साहब कहते थे मैं तो उर्दू ही समझ नहीं आती भाई। तो मैंने कहा मैं हूँ ना ट्रांसलेटर। तो फिर उनको वो करके दिखाना, आप कह लें कि मतलब हर शय को जो है ना हमने ऑर्डर करके बनवा के इस तरह करके तो फिर यहाँ तक हम उसको ले आए। वाओ, एंड विदाउट अ डाउट बहुत ही इम्प्रेसिव गाड़ी है, और सिर्फ देखने से आप बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं। आई थिंक इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, जिस तरह आपने कहा कि लाइफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेट्रा। तो आई थिंक उसमें हम सब इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं होता कुछ ऐसा करने का जो कि एक्चुअली में हम इंजॉय कर सकते हों, या हमारे लिए स्ट्रेस रिलीफ की तरह का हो सकता हो। तो इस गाड़ी को अब जब आप चला रहे हैं, इस वीडियो के अंदर भी हम देख सकते हैं कि आप इसको चला रहे हैं, इसके इंजन के हवाले से भी हमें बताएं, इसको ड्राइव करने का जो एक्सपीरियंस है उस हवाले से भी। श्योर, क्यों नहीं। इसमें यह है कि इसकी जब हमने इसको स्टार्ट शुरू किया तो डेफिनेटली सबसे पहले मैंने इसकी जो मेटल गेजेस थी ना, वो आम क्वालिटी से बेहतर करवा दी। से कि वो उसको मैयर करते हैं 14 गेज, 12 गेज, 16 गेज का लोहा। तो वहाँ पे जो द बेस्ट था हम उसकी तरफ गए कि इसको थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ देने के लिए। देन ये मेहरान कार जो है ये पूरे पाकिस्तान में जो है आप कह लें कि यंगस्टर्स में बॉस कहलाती है, और मुझे ही अब पता चला कि ये मेहरू भी कहलाती है, मेहरान से मेहरू। तो हमने इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बाकी गाड़ियों से बेहतर होती है। तो आप इसको देखेंगे कि हर हाई रूफ जगह पे भी ये पहुंची हुई है, माउंटेन्स पे और इधर उधर। तो जो इसकी एग्जिस्टिंग थी हाइट, पहले हमने उसको 3 इंच और ऊंचा करवा लिया, वहाँ से स्टार्ट लिया, क्योंकि मैंने इसके साइड स्कर्ट्स लगाने थे, तो ये बिल्कुल फिर नीचे लगा करने थे बम्पी प्लेसेस के ऊपर। तो हमने इसको पहले 3 इंच ऊपर करवा लिया। दूसरा मुझे ये था कि दोस्त अहबाब और मेरे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं पूरे फैसलाबाद में, तो ये 6-6, 8-8 बैठने हैं, वो ये ना कहना साजी तो टूट गई। तो पहले इसको थोड़ा सा आप कह लें कि हाई किया, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी आई थिंक
9 इंचेस होती है, हमने 12 इंच करवा ली स्टार्ट से। अच्छा, और ये किस तरह से पॉसिबल होता है अगर हम बात करें कि हम इसकी जो अंडरलाइन, मुझे गाड़ियों का इतना ये नहीं पता, बेसिकली आप कह लें कि तो ये कंप्लीशन फॉर्म में है इस लुक में ना। जी जी तो जो डेंटर वगैरह हजरात होते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, इट्स अ डेली अच्छा। टास्क। वो इसकी सारी चीज़ें ऊपर से उतार देते हैं। हाँ। इसके नीचे स्प्रिंग्स क्वाइल्स लगे होते हैं, बाकी सब चीज़ें होती हैं। से कि इसका स्प्रिंग जो है वो 9 इंच का है, वो हमने निकाल के बाहर रख दिया, 12 इंच वाला स्प्रिंग लगा दिया। अच्छा। ऐसे सर्टन जैक्स और बाकी चीज़ें जिससे इसकी क्लियरेंस जो है नीचे से पहले ही बढ़ गई, ठीक है। ताकि रोड क्लियरेंस इसकी बेहतर हो जाए। और देन फिर इसको जो है वो गैल्वेनाइज्ड किया, जिसे आप कह लें कि मेटल्स को बहुत जल्दी रस्ट और बाकी चीज़ें लगनी है। तो वो फिर हमने इसकी बेहतरीन कोटिंग की कि वो एक नॉर्मल फिलॉसफी होती है जी कि हम तारपोल के साथ या लुक के साथ कर दें। तो मैं उनसे पूछता रहता था कि मतलब ये जो गाड़ियाँ 30-30 40-40 साल जंग नहीं खा रही पुरानी, तो ये इनको क्या लगता है? ओ जी ये तो स्पेशल मटीरियल लगता है, जापानों आंदा वो आंदा। मैं फिर उनसे नाम पूछ के, कहीं ना कहीं मेरी रिसोर्सिंग थी, तो मैं उनको वो पेंट के डिब्बे या बाकी चीज़ें ला देता था ना, कि हमने इसको देसी नहीं करना, हमने इसको थोड़ी सी ना एक सिक्योरिटी और सेफ्टी फीचर्स करके साथ रखने। देन आप कह लें कि इसको बिल्कुल नीचे से शुरू किया गया, टेक्निकल टर्म्स में डेंटर हज़रात यही कहते हैं। तो फ्लोर से हमने इसका आगाज़ किया, फ्लोर बिल्कुल इसका नया डाला गया और उसको डबल डाला गया, गैल्वेनाइज्ड किया गया, डबल गैल्वेनाइज्ड किया गया। देन उसके बाद आ जाता है जी कि इसका अगर मैकेनिकल एरिया, तो जिसका प्रीवियस रेगुलर इंजन है वो निकाल के रख दिया गया। और इसके लिए जो है, जो मेरे नज़दीक था कि एक ऑटोमेटिक इंजन होना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में जो बच्चे बच्चियाँ हैं सब वो ऑटो गाड़ी चला लेते हैं, कोई भी हो, तो मैनुअल उनके लिए एक इशू है। और आजकल की सारी जनरेशन ऑटो को पसंद करती है। तो वो एक मुझे अंदाज़ा था इसकी ना कि लंबी सी क्यू लगनी है बोरविंग की, तो फिर सबका भला हो जाए कि जो भी चलाए। तो ऑटो गाड़ी चलाना आपको पता है कोई इशू नहीं है, कि थोड़ा सा माहिर बंदा भी चला सकता है। तो उस वक्त कोरोना की वजह से फिर इंजन स्केर्स होना शुरू हो गए। फैसलाबाद में बड़ी सहूलत से मिलते थे, लेकिन जब हम ढूंढने गए थे जी वो शार्ट हो गए हैं, ये हो गए। फिर मैंने जिम्मेदारी लगाई, जो हमारे वो मिस्त्री अमीन साहब थे, यानी उन्होंने मेरे ऊपर डाला, मैंने उनके ऊपर डाला। इट टुक 2 मंथ्स। तो वन फाइन डे कहते जी चलें मेरे साथ, आप पिशावर चलें, पिंडी चलें, मैं अभी लेके आता हूँ। मैंने कहा जी मेरा उसमें क्या रोल होगा, मतलब जो मैंने आपके साथ जाना है, मुझे तो इंजन कोई दूसरा भी दे देगा, मुझे तो नहीं पता चलेगा कि ये ठीक है। तो कहने तुसी साढ़े एज अ ड्राइवर जाना है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं सदके जावा अमीन साहब, ਤੁਹਾਡਾ ड्राइवर बहुत वधिया है। मैंने कहा यार इसकी बजाय अगर मैं आपको कॉस्ट दे दूं, कहते अपनी गाड़ी दे दें, 10,000 का पेट्रोल दे दें, हम इंजन ले आते हैं। तो फिर मैं अपने छोटे भाई को भेजा लाहौर, वो इंजन देख के आया, मूवीज़ बना के लेके आया। तो क्योंकि ये एक टेक्निकल एरिया था, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा अपनी चोंच नहीं डाली। मैंने कहा जी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लेके आएँ। तो वो इसके इंजन को लेके आए। फिर इसका ये ना पूरा होता है कि हाफ इंजन, एक पूरा इंजन गियर सेट्स वगैरह के साथ, ये पूरा इंजन, फिर इसका कंप्यूटर सिस्टम, फिर इसकी वायरिंग, यानी ये कंप्लीट सेट जो है वो लेके आए। अब वो इंजन काफ़ी वजनी होता है, तो उसको इसकी एग्जिस्टिंग ये जो बे होती है जिसमें इसको इंस्टॉल करना है, यहाँ पे फिर डेंटर का रोल शुरू हो जाता है। कि वो जो प्रीवियस इंजन था वो कंपनी बना रही है 87 88 से गाड़ियाँ, तो उनका तो फॉर्मेट्स बने हुए हैं, उनकी तो स्पेसिफिकेशंस बनी हुई हैं, वो जस्ट एक उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो इसकी नहीं थी वो, फिर इसकी वो दोबारा से बनाना पड़ती हैं। वो आप कह लें कि वो इंतहाई स्किलफुल काम है, जहाँ पे एक डेंटर जो है उसकी स्किल पहचानी जाती है। आल्दो मैंने उनको कुछ क्लिप्स दिखाए थे कि लाहौर, मुल्तान में, जो कुछ कराची में लोगों ने इंजन किया था, और उसके क्लिप्स बना के अपलोड कर दिए थे रिफा हयामा के लिए ना। तो वो मैंने वो मिस्त्री साहब को बारहा दिखाए, उनसे पूरा आइडिया लिया, लेकिन ये कह दीजिए मैं इसको कुछ भी नहीं समझता, ये तो बचगाना काम है। अच्छा। मैं अपने तरीके से करूँगा। क्या बात। तो क्योंकि वो जिन्होंने अपलोड किए थे वो कुछ पढ़े लिखे लोग थे ना, उन्होंने वेरिफिकेशंस, एंगल्स के साथ डिस्कशन की थी। तो हमारे मिस्त्री साहब का दिन माउफ हो जाता था जब पढ़ाई लिखाई की बात हो। तो लेकिन इसमें हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि बिल्कुल ना साउंड प्रूफ और सुता हुआ इंजन, कि अगर आप गाड़ी को सेल्फ लगा के छोड़ दें तो पूरी बॉडी वाइब्रेट ना करे। आप किसी भी गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ें तो इनिशियल वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, कि वो टार्क ज़्यादा लेता है और फिर स्लो होती है, तो उसके बाद बॉडी वाइब्रेट करती है, डीजल गाड़ियों में बहुत करती है। तो फिर डेंटर की पहचान ये है कि गाड़ी का इंजन बॉडी को वाइब्रेट ना करने एंड दे। विदाउट अ डाउट आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक काम है जो आप लोगों ने कर दिखाया है। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग शायद इसको एज एन इंस्पिरेशन लेंगे, और शायद उन्होंने भी कभी सोचा होगा कि हम भी कोई गाड़ी जो है वो बनाना चाहते हैं, उसको बनाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें, एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मजा आएगा हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक सिटी एच में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है आज हम बात करें एक ऐसी गाड़ी की जो कि मॉडिफाई कर ग्रेड की गई है। अगर आप लोगों ने पहले कॉट अप नहीं किया हमारे इस डिस्कशन पे और अभी ट्यून इन कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती जाती हूँ कि ये एक इफ़ आई एम करेक्ट ये एक मेहरान है जो कि बड़े प्यार से इसको मॉडिफाई किया गया है और डिफरेंट और चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं इंजन के हवाले से। और चाहे आप उसको ओपन रूफ कार कह लें, चाहे आप उसको कन्वर्टेबल कह लें, उसको तब्दील करके एक बड़े मज़ेदार सी गाड़ी यानी कि एक ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स कार की जो लुक आपको मिलती है यूजुअली उस तरह की बना दी गई है। हमारे साथ अब्दुल्ला भी मौजूद हैं और अब्दुल्ला की मुझे पता चला है कि समर वेकेशंस चल रही हैं, तो आप क्या करते हो समर वेकेशंस? कुछ नहीं, गेम खेलता हूँ। कौन सी गेम खेलते? बता दो। सारी कोई एक फेवरेट है आपकी? एक ही है, कॉल ऑफ ड्यूटी। अच्छा, तो गाड़ी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है। ड्राइव करोगे बड़े होके? अभी तो नहीं कर ली? नहीं। अच्छा, जब बन रही थी इन द प्रोसेस थी तो आपने कोई हेल्प आउट किया किसी प्रोसेस के अंदर? ऑब्जर्व किया? देखते थे? नहीं देखा, देखी भी नहीं। सरप्राइज रखा हुआ था मैंने इनके लिए। अच्छा, और ये आपका बर्थडे प्रेजेंट था? अच्छा, तो ओवरऑल गाड़ियों का शौक है, मजे की लगती हैं। आपको क्या अच्छा लगता था स्पोर्ट्स कार के बारे में जो आपने बोला कि मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए? ओपन रूफ आपको बहुत अच्छी लगती है। सही, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, वारिस बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी, कैसे हैं आप? जी वारिस बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं जी। आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत पसंद किया हमने जी, बहुत जो इन्फॉर्मेशन और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि हमारे फैसलाबाद में काफी प्रोटेक्शन है, लेकिन इस तरह की मालूमात कोई भी नहीं देता, कोई चैनल भी नहीं देता। तो मेरा अशफाक साहब से एक क्वेश्चन है कि मेरे पास मेरी गाड़ी है यार, सिक्योरिटी पर्पज की वजह से मैं चाहता हूं कि मैं उसको जो है वो बुलेट प्रूफ करवाऊं। क्या इनकी वर्कशॉप में या इनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी है या कि वो गाड़ी को करवा दें? अच्छा जी, क्या मैं पूछ सकती हूँ आप बुलेट प्रूफ क्यों करवाना चाहते हैं? एक्चुअली मैं एहतियातन करवाना चाहता हूँ। आजकल जो है वो मुल्क की हालात कुछ अच्छे नहीं है। अच्छा। पेश नजर जो है वो फैमिली में कहीं आगे पीछे जाना आना होता है, क्योंकि आजकल जो है वो हमारे माशरे में बढ़ती हुई जो वारदात है उनसे बचने के लिए सिक्योरिटी के तौर पे अपनी गाड़ी को करवाना चाहते हैं ताकि कोई भी ऐसा ना खुशगवार वाकया ना पेश आए। बिल्कुल, मैं आपके इंटेंशन जरूर पूछना चाह रही थी। क्या कहेंगे, कुछ पूछना चाहते हैं हमारे कॉलर से? जरूर वारिस भाई, सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आयतुल कुर्सी का जो है वो रखें। अगर दिन में 2 दफा तो काफी है, विर्द भी करते रहें तो आप सबसे बड़ी प्रोटेक्शन में आ जाएंगे और देन यू फील कि आप इनर से स्ट्रांग हो गए हैं। और सेकेंडरी यस, हमें दुनियावी वसीले करने चाहिए। आई एम नॉट एन ऑटो एक्सपर्ट, मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो है लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन, जिस पे मुझे 2-4 लफ्ज आते हैं, मैं वो लास्ट 25 ईयर से कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि शौक है तो मेरा एक एब्रप्ट आंसर है, आई मे बी 100% रॉन्ग, कि ये जो सेडान गाड़ियां हैं ये बुलेट प्रूफ नहीं होती। क्योंकि जब गाड़ी को बुलेट प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले उसके टायर्स, देन उसके जितने भी शील्ड्स और उसका जितना भी मेटल है, इसमें बुलेट प्रूफ लेयर्स डाली जाती हैं। तो अब ये जो मेहरान कार है, नॉर्मल मेहरान कार, इसका वेट होता है 700-800 केजी। आपकी यारस का वेट होगा 1200-1100 केजी और एसयूवीज का 1400-1500 केजी वेट होता है। तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा वेट डलता है उसको करने के लिए, बुलेट प्रूफ करने के लिए, वो तकरीबन 2 से 2.5-3 टन है। तो अब इतने हैवी वेट को सेडान गाड़ी की सस्पेंशन, उसके शॉक्स लेके चलेंगे ही नहीं, यानी वो टायर से चेंज होना शुरू हो जाती है। तो मेरा लिटिल नॉलेज ये कहता है कि अगर किसी सेडान कार को भी कन्वर्ट करवाना है तो इट शुड बी ऑफ सी क्लास, कि वो एक 2000 प्लस सीसी की हामल कार हो, कैमरे हो, क्राउन हो, या इवन उससे भी आप कह लें कि हैवी गाड़ी जिसमें 6 सिलेंडर इंजन हो। और देन उसकी मॉडिफिकेशन में सबसे ज़्यादा दोबारा यही होता है कि क्या इतने वेट को वो लेके गाड़ी चल पाएगी। कि आप एक नॉर्मल जो क्रूजिंग है, नॉर्मल क्रूजिंग का वेट ले लें, मेरा ख्याल है उसका वेट होगा 2500 केजी, और जब वो बुलेट प्रूफ होती है तो उसका वेट 5000 केजी तक चला जाता है। और मेरे ख्याल से फैसलाबाद में तो कोई नहीं कर रहे, अगर लाहौर, इस्लामाबाद या पिंडी साइड पे देखा जाए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोग इसको कैटर कर रहे होंगे। तो दिस इज़ माय हम्बल आइडिया, मुझे इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता।
बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने ऑफ कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया था बुलेट प्रूफ गाड़ी के हवाले से। एंड जहां तक हमारे गेस्ट की नॉलेज है, आई थिंक थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारी हमेशा कोशिश रहती है आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लेकर आने की जो कि इंटरेस्टिंग हो, इंस्पिरेशनल हो, और जो टैलेंट है हमारे मुल्क का उसको हम मंजर आम पर लेकर आ सकते हो। बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, तो जहाँ पर एक तरफ हमारा काम है नेगेटिविटी को मना करना, उसको जितना हो सके ख़त्म करना, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, डिफरेंट चीज़ें जो कि आजकल चल रही हैं उनको हाईलाइट करना, उसी साइड पे हमारा ये भी काम है कि आप लोगों को खुश रखना, जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, उनको आपके सामने लेकर आना। अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे थे अब्दुल्ला से, और अब अब्दुल्ला एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपको गाड़ियों में कलर आपने पिक किया गाड़ी का या आपने पिक नहीं किया? मैंने किया। आपने पिक किया। कलर टायर्स की हद तक अब्दुल्ला का टेस्ट अच्छा था, तो कह रहा था कि पापा लो प्रोफाइल ही होने चाहिए। अच्छा। तो वो फिर मैंने घर जब ला के रखे तो राज भी खुल गया, क्योंकि इसके ऊपर वो जो नंबरिंग करनी होती है, हम फ्री टाइम में हमने खुद ही उसमें वाइट पेंट कर दिया, वो जो इसका लोगो क्लियर करना होता है थोड़े से शशकेबाजी के लिए। तो उस वक्त फिर इसको अंदाज़ा हो गया कि कुछ हो रहा है। अच्छा, और बहुत इंटरेस्टिंग कलर है। आई थिंक रेड इज़ एन अमेजिंग कलर। डिफरेंट आपने चीज़ें बताई हमें, किस तरह से एक माइंड मैपिंग से लेके ब्रेनस्टॉर्मिंग से लेके आपने एक्चुअल उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया, एंड आई थिंक वो प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इंजन की हद तक हमने बात की, एंड आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है आपका ऑटोमेटिक इंजन का या ऑटोमेटिक गाड़ी का, बिकॉज एक साइड पे तो आप एक मॉडिफाई करें इतनी पुरानी गाड़ी को और उसमें फिर ऑटोमेशन लेकर आना, आई थिंक बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक फीट है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं बाकी मैकेनिज्म्स की, पर्सनली मेरी कोई बहुत नॉलेज नहीं है, लाइक यू सेड वेरी लिमिटेड मेरी नॉलेज है गाड़ियों को लेकर, लेकिन मैकेनिज्म्स के हवाले से और क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व रही? इसमें आप देखें कि जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं जी एंड्रॉयड है मोबाइल या आपका पुराना एनालॉग मोबाइल है, तो डेफिनेटली उन दोनों हम जो है ना टेक्नोलॉजीज़ को कन्फिगर नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आप कह लें कि अब इसका इंजन था 660 जैपनीज़ इंजन। देन इसका जो डैशबोर्ड था वो मतलब मुझे मेहरान का पसंद नहीं था, तो वो मैंने मिस्त्री साहब से कहा कि इसको भी आल्टर करना है, मैंने ये डैशबोर्ड चेंज करना है। तो वो मशवरा अच्छा देते थे, कहते थे भाईजान सारे यही पाते 750 का आ जाता, ले आगे रंग करा के नवा पा देने। तो मैंने कहा बेसिकली जो लोग गाड़ी में बैठेंगे और रात को बैठेंगे तो उनको ख़ास तौर पे बैक सीट वालों को या ड्राइवर के अलावा सबसे ज़्यादा लोगों को डैशबोर्ड नज़र आ रहा होता है। तो अब एक डैशबोर्ड में उनका कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही ना बने, उनको कोई फील ही ना आए, कोई इनोवेशन की, न्यूनेस की, और वो उनके साथ कनेक्ट ना हो पाएँ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब चूंकि वो डेंटर हैं और लोहे के साथ खेलते हैं, तो वो उनके पास वेल्डिंग प्लांट और अपने पूरे टूल्स होते हैं, तो वो लोहे को मोल्ड शोल्ड करके जो मर्जी कर लें। तो फिर मैंने उनको हल्का सा थोड़ा पंप करवाया, मैं कहा अब लोहे को कर सकते हो प्लास्टिक को नहीं कर सकते, तो जोश में आ गया, कहते ये तो मैं कटर से कर सकता हूँ। मैं कहा आप मुझे बताएं, मैं लेके आता हूँ। तो उन्होंने मुझे माइलस्टोन ये दिया कि आपको ऐसा डैशबोर्ड लाएं कि जिसकी लेंथ 52 इंचेस हो। तो फिर मैं फैसलाबाद मार्केट में वन संडे पुरानी सी जीन्स और टी शर्ट पहन के चला गया 11 बजे। जब मैं शाम 6 बजे निकला तो मेरे पास एक डैशबोर्ड था। तो मैं फिर सारे ही डैशबोर्ड वालों के पास फिरा, मैं कहा जी मुझे एक 52 इंच का डैशबोर्ड चाहिए। अब उनको पता होता है, कहते मेहरान छपाना, मैं कहा हाँ जी, कहते मेहरान का ले लो, मैं कहा नहीं, कहते कोरे का ले लें, मैंने कहा नहीं। तो फिर वो एक साहब हैं, मुझे अब उनका नाम भूल गया, तो उनके पास सबसे ज़्यादा डैशबोर्ड थे। तो शुरू में काफ़ी उन्होंने एटीट्यूड दिखाया, मतलब डील ही नहीं कर रहे थे। मैं खड़ा रहा 15 मिनट, तो जब नॉर्मल हुए तो कहते जी एवं शौक ना लोग पुछते हैं तो फिर चले जाते हैं। मैं कहा भाई मैं तो ख़रीदने आया हूँ, बड़ा सीरियस कस्टमर हूँ। कहता नहीं मेरा गोदाम काफ़ी दूर है और फिर मुझे उठ के जाना पड़ेगा। मैं कहा जी चलें आप किसी छोटे बच्चे को भेज दें। तो उसको ये आइडिया अच्छा लगा, उसने एक छोटे बच्चे को बुलाया, कहता जी भाई उन्होंने जाके दिखाओ डैशबोर्ड। वो स्पेशलिस्ट था, यानी उसके पास बाकी लोगों के पास थे 10-10, 20-20 डैशबोर्ड डिफरेंट गाड़ियों के, उसके पास कोई 100-125 डैशबोर्ड था। और वो काफ़ी गोडाउन उसका हट के था। तो वो असिस्टेंट साथ गया, वो पूरा डस्टी एनवायरनमेंट, मुंह हाथ पूरे हो गए, चेक करते गए। तो मुझे उसके पूरे गोडाउन से कोई पसंद ही नहीं आया। मैं भी डर रहा था जब मैंने उसको आके ये कहना है 2.5 घंटे बाद कि 100 में से कोई पसंद नहीं आया, तो फैसलाबाद है, अच्छी खासी करेगा, मेरी जुगते शुक्ते मार के तबीयत फ्रेश कर दे। तो मैं उसके पास आया, तो रास्ते में एक जगह पे मुझे ये डैशबोर्ड पसंद आया, ये किसी और के पास था। तो फिर मैंने उसको जाके कहा जी ऐसा है लेकिन एक और बंदे के पास है।
तो कहता फिर मैं उसकी ब्रोकरी करूंगा, मैं आपसे उसमें से 1000 रुपया कमीशन लूंगा, मेरा इतना टाइम लगा है। मैं कहा मैं बिल्कुल दूंगा, आप चलें मेरे साथ। फिर हम इन साहब के पास आए, डैशबोर्ड की डिस्कशन की। नॉर्मली लोग कहते हैं कि बिजनेसमैन बेरहम होते हैं ना, मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि बिजनेसमैन बड़े कंसर्न्ड होते हैं। तो वो मुझे ना, वो एक जो हदीस पाक है कि अपने माल का ऐब बताकर बेच दो तो फिर आप कोई आप मुकल्लफ नहीं हो। तो ऐसे उन्होंने कहा कि सर जी हमें पैसे ज़ाया कर दे रहे हो, तो ऐसा होगा वैसा होगा। यानी वो मुझे, उनको लग रहा था मेरे होशो हवास ठीक नहीं है कि मैं अगर नया मैं एक डैशबोर्ड 750 रुपये का मिल रहा है तो मैं क्यों 35,000 का लूँ अच्छा, और फिर उसको आल्टर ये करवाऊँ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कितने लोग कितने कंसर्न थे सारे प्रोसेस में। लेकिन इससे पहले कि हम आखिरी हिस्से में आए शो की और थोड़ा और डिस्कस करें इस बारे में, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग आइडिया की, जो कि एक्चुअल में रियलिटी में अब मौजूद है। अगर आप लोग सब सोचते थे कि अच्छा मुझे एक कन्वर्टेबल ओपन गाड़ी चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है पाकिस्तान में ना तो इस तरह की गाड़ियाँ आपको ज़्यादा नज़र आती हैं, बड़ी यूनिकली कहीं अगर आपको नज़र आ जाए तो नज़र आ जाती हैं। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आसानी की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। आपको बस एक एम्बिशन आपके पास होना चाहिए कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ और आप कर सकते हैं। अगर आप हमारे शो को पहले फॉलो नहीं कर रहे थे तो मैं बताती जाऊँ कि ये एक मेहरान गाड़ी है जिसको मॉडिफाई कर एक ओपन रूफ स्पोर्ट्स कार की शक्ल दी गई है, जो कि बड़ी मज़ेदार है। चाहे हम उसके इंजन के हवाले से बात करें, डिफरेंट स्पेसिफिकेशन की बात करें, चाहे उसके फ्लोर की बात करें, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑफकोर्स मुझे डिटेल में नहीं पता, लेकिन हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। और हम ब्रेक में जाने से पहले गाड़ी की और स्पेसिफिकेशंस की तरफ आ गए थे, जिसमें ऑफकोर्स उसके डैशबोर्ड तक हम पहुंच गए। तो फिर वो डैशबोर्ड मैंने लिया और उन्होंने बड़ा अच्छा फिक्रा कहा। कहते कि हम आपने ये जो पैसे हमें दिए हैं इसको खर्च लें। मैंने कहा मैं समझा नहीं हूँ। कहते कल परसों आपने वापस करने आ जाना है तो हम आपके पैसे अमानत के तौर पे रखेंगे। मैंने कहा जी मुझे उसकी कोई रीज़न बता दें। यानी कि लोग बहुत डाउटफुल थे। हाँ जी, वो कहते हैं कि भाई मेरे जो चीज़ 750 की नई मिल रही है तो आप 35,000 की पुरानी क्यों ले रहे हो? इसलिए हमें ना आपके यहाँ पे शक है। तो हो सकता है कल परसों चौथा आप वापस आके कहें यार ये रख लो और मेरे दे दो। मैंने कहा जी आप इसको अभी खर्च लें, मैं वापस नहीं आऊँगा। तो कहते फिर जब आप डैशबोर्ड फिट करवाइएगा हमें दिखाइएगा ज़रूर। मैंने कहा जी इंशाल्लाह। वो मैं लेके चला गया मिस्त्री साहब के पास, उनको कन्विंस किया, उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि वापस कर आओ। तो मैंने कहा लगेगा तो यही। बल्कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी थी। कहते कि आप दुनिया का कोई डैशबोर्ड ले आओ, कोई ये 52 इंच इसकी है लेंथ, आप 100 इंचेस का ले आओ यार, आप मैं कर दूंगा, दैट इज़ माई जॉब। ये कौन सा मसला है? कहते हैं हमारे पास टूल्स हैं, जहन है, हम काट के कर देंगे, इसमें क्या। और मैं कहा बैक एंड पे जो मैकेनिज्म्स हैं कहते हैं वो लाइव रखेंगे, ऐसे तो कोई भी बंदा काट सकता है। तो बस इसको फिर डैशबोर्ड को भी मैंने पूरे इसकी फ्यूज़ किट्स वगैरह के साथ ख़रीदा। वो थोड़ी सी महंगी पड़ती थी। वो कहते हैं आपने इसको एक्टिव करवाना है। मैं कहा जी हाँ, मेरा इलेक्ट्रिशियन भी बड़ा अच्छा है, तो उमैर हैं और वाहद हैं, मैं कहा वो कर देंगे, दे आर मास्टर्स टू देयर इंडस्ट्री। तो खैर वो चीज़ हुई। अलाय रिम्स के ऊपर आप कह लें कि हर आदमी जो कार लवर है वो फ़ौरन अलाय रिम्स और लो प्रोफाइल टायर्स पे जाता है। तो वो काफ़ी टेक्निकल इश्यूज़ थे। इसके 12 इंच का साइज़ होता है तो उसके अलाय रिम छोटे लगते हैं फिर इसके साथ। मैं चाह रहा था 14 इंच के हो जाएँ। वो अलाय रिम 14 इंच के मिल रहे हैं बड़ी सहूलत से, लेकिन पेज के साइज़ जो होते हैं ना वो उसके ऊपर पूरा फिट नहीं बैठता। तो फिर उसको भी आल्टर करवाना पड़ा। वो फिर लाए रिम लाहौर भेजे, वहाँ से 1 महीने बाद आल्टर होके आए। फिर उनको पेंट किया गया उसी तरह ब्लैक एंड रेड, क्योंकि सारा एक थीम रेड एंड ब्लैक लेके चलना था मैंने। वहाँ पे भी काफ़ी सारी डिबेट हुई कि वो ऊपर जो कवर रेड है ये ब्लैक होता है नॉर्मली ना। वो कहता है ये सारी दुनिया का ब्लैक होता है। मैं कहा जी इसका रेड होगा। क्योंकि मैंने कहा मैं ज़्यादा कलर इसके अंदर इंसर्ट ही नहीं करने। फिर इसकी जो फ्रंट ग्रिल थी वो मिस्त्री साहब ने हाथ से बनाई। देन उसको स्टील का वो करवाया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई। और इस तरह करते करते आप कह लें कि मतलब इलेक्ट्रिशियन हजरात आ गए। फिर इसके डैशबोर्ड की जो है वायरिंग और इसको जो इंजन की वायरिंग है उनकी टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। तो अब वो इलेक्ट्रिशियन भी डिफरेंट है हमारे पास, एनालॉग वाले पुराने हैं और इसके नए लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो इनको समझते हैं। तो फिर मैंने उनको बिठा दिया मुख्तलिफ वर्कशॉपों से ला के। मैंने कहा ये बाप का टेस्ट केस है। वो मुझे बच्चों की तरह समझाएं, सर जी गल सुनो, साइकिल ते मेहरान ओ ते ओ। मैं कहा पाकिस्तानी मिस्त्री इसमें कहाँ पे आ गया। बट फाइनली उन्होंने कोई 4 इसके कंप्यूटर जलाए, क्योंकि करंट जाता था तो कंप्यूटर जल जाता था इसका। वो कहते थे कंप्यूटर निकाल दें, इसमें ना कंप्यूटर फंक्शन करवा रहा है गाड़ी को, गियर शिफ्टिंग और ये वो सारी वो करवा रहा है, यानी ये सिर्फ मैनुअल नहीं है।
तो वन फाइन डे पे उनकी कॉल आई कि हुर्रा हमने 4 आपके कंप्यूटर जला के तो हम इस टेक्निक पे पहुंच गए और हमारे लिए भी एक नई चीज़ है। मैंने कहा था बजट मेरा इशू है, आप इसको करके दिखाओ, आर्टिशन आप हो, मैं तो नहीं। तो बाकी उनको जहाँ पे हेल्प होती थी, मैं गूगल यूट्यूब पे कहीं ना कहीं पागल दुनिया के जो होते हैं वहाँ से डाटा लेके मैं कहा यार पंजाबी में कि ऐदा कर दे पे हो, बाकी आप देख लो क्या एम्पेयर हैं क्या वोल्ट है, मुझे उनका नहीं पता। तो फिर इसकी सीट्स जो थी वो करवाई, हैंडल करवाया, ये जो इसके बैक व्यू मिरर्स हैं ये भी काफ़ी, इसके मेहरान के पार्ट्स काफ़ी इकोनॉमिकल्स हैं। यानी आप ये एस्टिमेट कर लें कि फ्रंट एंड बैक बम्पर्स जो हैं वो तकरीबन 1000 रुपए के हैं पेयर में, इतनी सस्ती चीज़ है। मिरर 400 का है या 80 रुपए का है। तो मैं कहता था ये लगाओ, वो कहते थे ये बिकनी नहीं, मैं कहती बेचनी भी नहीं क्यों बेचनी नहीं। तो फिर आप कह लें कि वो चीज़ें चलती गई, काफ़ी सारे इश्यूज आते गए हर जगह पे। पेंट के ऊपर बात आई तो तकरीबन आप कह लें इसको भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की। तो इसमें जो है हमारे एक दोस्त हैं शोरूम का, उनका काम है राहील भाई, उनका काफ़ी एस्थेटिक टेस्ट अच्छा है। तो वो उमैर साहब हम सब मिलके बैठे, तो इसका ओरिजिनल कलर था वाइट बुक्स में और जो था ऐसे होता तो वो कहते थे यार वाइट तो गुजरते दिन में नज़र ही नहीं आनी ना, तो छोटी सी तो गाड़ी है तो गुजरने के बाद नज़र आनी है, तो कलर ऐसा जो कैची सा। तो फिर हमने वो नेट पे देखना शुरू कर दिया डिफरेंट गाड़ियों का रंग। किसी एक गाड़ी का रंग था वो श्रीलंका में लॉन्च हुई थी, स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, उसका ये रंग था। तो फिर हमने वहाँ से रंग को तस्वीरें खींच ली, स्क्रीनशॉट्स लिए, और फिर मैं पेंटर के साथ रंग साज के पास चला गया ना। पेंटर्स ये कह रहे थे कि उनके पास जो डिब्बा बंद रंग है बने बनाए वो लगा दें, ये मिक्स करके बनाना पड़ना था, उसके वो फिर अलहदा चार्जेस लेते हैं। वो फिर मैं उनके पास गया, वो करते गए करते गए करते गए, टोन मिक्स करते गए, जब वो तक पहुँचे कहते यहाँ पे मगजी यहाँ पे रोक दें। फिर हमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा बनवाना पड़ा, मतलब 1 गैलन लगता है तो हमें 2 बनवाने पड़े। वो कहते हमारे तो किसी काम के नहीं, ये जो डब्बे खुल गए। मैंने कहा ठीक है दे दें, हमारे काम में तो आ जाएंगे। फिर ऐसे ही इसके कोशिश के डिज़ाइन देखते रहे, वो जो सबसे अच्छा इसको मिक्स एंड मैच लगा वो किया। तो फाइनली आप कह लें कि इस तरह फिर ये तकरीबन विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम ये जो है ना ये चलने के काबिल हो गई कि ठीक है अब ये चल सकती है। फिर इसकी सेफ्टी फीचर भी हमने देखे। इसके फ्लोर में नीचे जो छत में हम टीआर डालते हैं, इसके फ्लोर में नीचे वो डाले हैं, क्योंकि वो मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि सेफ्टी सिक्योरिटी ये गाड़ी में तो है ही नहीं, तो ये अगर हिट होती है डेफिनेटली हो सकती है, इसमें कोई ऐसा मेरा फॉल्ट नहीं है, किसी और का हो सकता है, किसी का भी ना हो, एक एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, हो सकता है कहीं पे भी। तो फिर हमने इसके जो साइड पिलर्स हैं उनमें टीआर डाले, फिर हमने इसके फ्लोर में टीआर डाले, बैक एंड पे यानी नीचे टीआर्स का फ्रेम बना दिया कि ये खुदा ना खास्ता कोई एक्स्ट्रा स्पीड पे ये हिट होती है या कोई से एक्स्ट्रा स्पीड पे हिट होता है तो एटलीस्ट जो अंदर पैसेंजर्स हैं वो एक जो है ना वो प्रोटेक्ट हो जाए, तो उसकी प्रोटेक्शन मैक्सिमम हो सके। एंड बहुत ही अमेजिंग, आई एम सो इम्प्रेस्ड। एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जैसे मैं कर रहे थे कि दिस इज एन आइडिया जो कि बड़ा इंस्पिरेशनल है, आप देखते हो और आपका दिल करता है अच्छा मतलब मे बी मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि मेरी अपनी खुशी के लिए हो, ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइफ की जो मंडेन टास्क हैं सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड हों, बल्कि एक्चुअली में कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आपको खुश करती हो, आप अपनी खुशी के लिए करते हो। जैसे आपने कहा ना टू मेक माई इनर चाइल्ड हैप्पी, तो वो आई थिंक दैट इज़ द ट्रूएस्ट थिंग अबाउट दिस कार कि इट मेक्स यू इट रियली मेक्स योर इनर चाइल्ड वेरी वेरी हैप्पी। इससे आगे के क्या प्लान्स होंगे? देखें जी मेरी तो इस पे मज़े हैं, सेटिस्फेक्शन है, और वो बकौले शायर के अच्छा है दिल के पास रहे पास, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़िए, तो मैंने कहा 1 साल के लिए इसको तनहा छोड़ दिया। वी आर हैप्पी। बाकी ये है कि मेरी एक लंबी सोशल लाइफ है जिसमें मेरे स्टूडेंट्स और मिलने वालों की एक लंबी लिस्ट है। तो अब इसकी जो है वो सब कह रहे हैं कि राइड लेनी है, तो मैंने कहा राइड क्यों लेनी है, आप 1-1 2 दिन के लिए अपने अपने घर ले जाओ, राइड तो कुछ आवर्स के लिए होगी, फ्यू मिनट्स के लिए होगी। तो एक लंबी सी क्यू जो है ना इसकी वो बुकिंग की भी चल रही है। अच्छा। तो मैं उन्हें कह रहा हूँ भाई इस तरह को फलाने की उनमें से कुछ एक दूसरे के लिए नोन है, तो मैंने कहा आप उसको दे देना, आप उसको दे देना। से कि अगर मतलब मैं कहता हूँ कि हमारे घर वाले और अगर कोई मेरे मिलने जुलने वालों में 200-250 लोग खुश हो जाएंगे तो क्या जाएगा किसी का, और अगर कुछ इसको करना चाहेंगे तो उनके लिए एक्सीडेंट तो हो गई। कि अगर वो भी मे बी किसी आइडिया पर काम तो सब कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इस चीज़ से डर रहे होते हैं कि यार मेरे पैसे का नुकसान हो जाना है, तो वो हमें एक्सपेरिमेंट करने नहीं देती। और जैसे हमारे बूटा साहब हैं ऐसे पूरे पाकिस्तान में सब बना सकते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई एटॉमिक फार्मूला नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि आप में टेम्परामेंट हो। बल्कि मैं कल उनके पास बैठा हुआ था तो पाक व्हील और 1-2 दूसरे इदारों ने भी इसका बना के डाला था, तो वो कह रहे हैं कहना भाईन मैं फ़ोन सुन थक गया, और ही वॉज मोर चार्ज दैन मी। एक बंदा 40 साल से डेंटिंग कर रहा है, गाड़ियों को सेट कर रहा है,
तो वो कह रहा है कि मुझे कभी किसी ने मेरे काम की तारीफ ही नहीं की थी। उसको इंडिया से फ़ोन आए, उसको न्यूजीलैंड से फ़ोन आए, उसको मतलब पता नहीं कहाँ से। कहता जी कई तो इंग्लिश ही बोलते रहे। मैं जिन्हें बाहरों करना इंग्लिश ही बोलनी बूटे थे ना, कहना भी उत्थे दस दो कि मैनू पंजाबी समझ आती है। मैं कोई नहीं, आप जो मर्जी बोलो वो समझ आते हैं। एंड विदाउट अ डाउट मैं एक दफ़ा आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। इट इज़ डेफिनेटली समथिंग अमेजिंग और आई थिंक इसमें बहुत सारा क्रेडिट अब्दुल्ला को भी जाता है, बिकॉज अगर अब्दुल्ला ने वो ना किया होता कि मुझे ये बर्थडे गिफ्ट चाहिए तो शायद वो पुश आपको ना मिलता। एंड वी विश यू बोथ द बेस्ट ऑफ लक, और आपको भी अब्दुल्ला द वेरी बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।